पास जाएगी। बिल्कुल, आज तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हुआ। कुछ जगह पर अभी भी वोटिंग चल रही है। बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसका राज तिलक होगा, नीतीश कुमार क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने कह दिया है दर्शकों, देशवासियों कि यह उनका आखिरी इलेक्शन है, या फिर लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र जिन्होंने ना मां ना बाप किसी की तस्वीर इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा है, उसको याद आए लालू का जंगल राज। इसलिए वो कह रहे हैं मैं तेजस्वी यादव आरजेडी की एक नई सोच वाली सरकार बनाऊंगा। चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इस पर रिपब्लिक टीवी, जी हां, इस पर रिपब्लिक टीवी और जन की बात अगले 2 घंटे तक आपको एक एक सीट का हाल बताएगा। आपको चाहे वो फेज वाइज हो, चाहे वो रीजन वाइज हो, या कास्ट एक ऐसी चीज है जो यूपी बिहार के इलेक्शन में निधि नकारी नहीं जा सकती, उस पर भी बेस सारे समीकरणों के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन जीतने वाला है या कौन जीत सकता है इस बार का बिहार इलेक्शन। ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब ये देखना होगा कि जो मतदान किया गया मतदाताओं की तरफ से, मतदान के मुद्दे क्या थे, क्योंकि इस बार स्वप्न दिखाए गए रोजगार के युवाओं को, तो युवाओं ने किसके पक्ष में मतदान किया, किसकी सत्ता बनवा रहे हैं युवा, जो बिहार के युवा है, क्योंकि युवाओं को ही टारगेट किया गया था पार्टियों की तरफ से ही। और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा है ऐश्वर्या, तो वहीं सत्ता विरोधी बात, जो ये फैक्टर है सत्ता विरोधी, एंटी इनकम्बेंसी, ये भी एक तरह से सामने है नीतीश कुमार के। बिल्कुल, और हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, उससे पहले कि हम अपना पूरा पैनल खोले, निधि 2015 के ये रिजल्ट्स हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरजेडी के पास 18% वोट था, इसी तरह दूसरे के पास 7%। आप देखिए सीट्स, ये 2015 की, बीजेपी 53, कांग्रेस 27, जेडीयू 71 और फिर 80, आरएलएसपी 2, एलजेपी 2। चिराग पासवान इस बार कह रहे हैं कि भाई मैं तो 25-30 से ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन हम भी एक थे। तो इस समय हमारे पास पूरा पैनल तैयार है निधि। हमारे साथ जन की बात के प्रदीप भंडारी भी हैं, जन की बात के प्रदीप भंडारी भी हैं, हमारे साथ नुपुर शर्मा है, हमारे साथ राकेश कुमार हैं, स्टेट प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी के, ओम प्रकाश सेतु हैं जेडीयू के, अभिषेक यादव हैं आरजेडी के, राजीव मिश्रा हैं जन अधिकार पार्टी और डॉक्टर अमित कुमार हैं आरएलएसपी के। निधि, बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत चलते हैं प्रदीप भंडारी के पास। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ेंगे, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेंगे प्रफुल्ला केतकर, एडिटर ऑर्गेनाइजर। निधि, अब नीचेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ विशाल मिश्रा हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमलेंदु उपाध्याय हैं पत्रकार, प्रेम कुमार हैं, राहुल लाल हैं, ये सभी व्यक्ति हैं। तो आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, आरएलएसपी, जाप, हम, एलजेपी, सबके नुमाइंदे आज यहां मौजूद हैं। बात होगी, जी निधि बोलिए। बिल्कुल ऐश्वर्या, 243 सीटें और 38 जिले बिहार के, इस बार बाजी कौन मारेगा? एग्जिट पोल के माध्यम से सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख पाएंगे रिपब्लिक टीवी और जन की बात का। कुछ देर में प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत प्रफुल्ला केतकर आपसे, एडिटर ऑर्गेनाइजर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ला, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दे जिस तरह से भुनाने की कोशिश की गई हर पार्टी के जरिए, उसमें सबसे केंद्र में था रोजगार का मुद्दा, क्या वो पहुंच पाया लोगों के बीच? देखिए निधि, मैं केवल ये नहीं मानता कि रोजगार का मुद्दा था, लेकिन ये है कि बिहार का चुनाव बड़ा लोकलाइज रहा। कोविड के बैकग्राउंड में जिस तरह से ये एक बड़ा चुनाव हम कह सकते हैं कि पहली बार हो रहा था, तो उस कारण से देश भर के जो सामान्यतः रणनीति होती है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हावी होते हैं, वो पूरी तरह से इस बार दबे हुए दिखे। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण ध्यान में आई कि शायद लालू प्रसाद यादव और उनकी जनरेशन, चाहे नीतीश कुमार स्वयं क्यों ना हो, लेकिन शरद यादव भी इसमें नहीं थे, तो उस जनरेशन से बिहार शायद अब एक नई करवट, नीतीश ने जाते जाते ये कह दिया, तो एक जनरेशनल चेंज का भी ये चुनाव हम कह सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी में भी नए तरह की लीडरशिप, कह रहे हैं कि बदलाव इस बार देखने को मिला। नुपुर शर्मा सुन रहे हैं? नुपुर शर्मा, बीजेपी को इस बार ऐसा लग रहा है, कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी को इस बार टक्कर दे रहे हैं तेजस्वी। नुपुर, कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार ने एक इमेज बनाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास की इमेज थी, उसको टक्कर देने की पिछली बार तो कोशिश भी नहीं कर पाए थे, इस बार टक्कर देने की कोशिश रेस में है आरजेडी। नुपुर, देखिए, पिछली बार हम लोग साथ में चुनाव लड़े नहीं थे 2015 में, आप इस बात को नहीं भूल सकते।
दूसरी बात और बहुत अहम बात ये है, आपको ध्यान ही होगा ये तो ऐश्वर्या, किस तरीके से जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई जी। अगर थोड़े इतिहास में जाएंगे तो नीतीश जी लालू जी के बहुत करीबी होते थे। हाँ। वो राजनीति में बहुत पुराना हाथ है, लेकिन उनके सारे घोटाले और उनके भ्रष्टाचार के चलते नीतीश जी वहां से निकले, समता पार्टी जी, और पूरा इतिहास पूरी दुनिया अमलेंदु कह रहे हैं गलत है। अब मैं अमलेंदु कह रहे हैं गलत है आप। मैं एक बात मैं और आपको जी बोलिए। एक बार मैं आपको और बता दूं जी। वही इतिहास दोहराया 2015 में जब नीतीश जी ने लालू जी के साथ सरकार बनाई, लेकिन उनके भ्रष्टाचार और जंगल राज के चलते 2017 में उन्होंने फिर से वो गठबंधन छोड़ा और फिर से अपने ओरिजिनल गठबंधन एनडीए में आए। अब आप कुछ भी कह ले, मैं ये जरूर मानती हूँ कि आज का युवा 15 साल पहले उस होशे हवास में नहीं था। भागीदार थे आप जिस समय की मैं बात कर रही प्लीज बोल सकती हूँ, ये क्यों बोल रहे बोलिए नुपुर आपको काउंटर कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं अमलेंदु। नुपुर आपको काउंटर कर रहे हैं, आपके फैक्ट्स को काउंटर कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। आप जिस जंगल राज की बात कर रही हैं, उस जंगल राज में नीतीश कुमार जी स्वयं लालू प्रसाद जी के साथ कैबिनेट में शामिल थे। उसको जंगल राज का उसको ब्यौरा नहीं पता, लेकिन उसके परिवारजनों को पता है और सब भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से चंपा बिस्वास जैसे केस हुए थे, किस तरीके से सीतामढ़ी जैसे दंगे हुए थे, किस तरीके से अरे गाय भैंसों का चारा तक खा लिया गया था। अगर इतना ही बड़ा कार्यकाल था तो तेजस्वी को इतनी शर्म क्यों आई कि पूरे चुनाव में अपने माँ बाप की तस्वीर तक नहीं लगाई पोस्टरों के ऊपर। ये तो बात है अमलेंदु जी, जवाब दीजिए नुपुर का जवाब दीजिए। ये तो आप नुपुर का जवाब दीजिए। ये तो नुपुर का जवाब दीजिए। तो अपने अपने शर्म की बात है कि मुजफ्फरपुर केस के आरोपी को आप टिकट भी दे देते हैं। ये तो कौन शर्म करता है कौन शर्म नहीं करता, ये तो इसकी बात है ना, इसको छोड़िए। कौन शर्म करता है कौन शर्म नहीं करता है। दूसरी बात ये कि आप जिस जंगल राज की बात कर रही हैं, उस जंगल राज में लालू जी की कैबिनेट में नीतीश जी शामिल थे कि नहीं थे? बड़े पत्रकार, एक बड़े पत्रकार नुपुर जी कह रही है कि बड़ों का आशीर्वाद तो दिखा नहीं पोस्टर्स पर। पत्रकार के भाई को नहीं, सुनिए मेरी लालू बात। प्रसाद, बोलिए नुपुर। सुनिए देखिए, आपके पोस्टर में भी नीतीश जी नहीं थे। आपके गठबंधन ने नुपुर जी, एक मेरा बहुत बड़े कोई- पत्रकार के भाई को टिकट दे दिया। आप जो पहले जिसके ऊपर ये दुष्कर्म समझ जैसा लीजिए। आरोप नुपुर ये शादी सवाल करने को जैसे क्या अभी हुआ? निधि कह रही थी सबके शादी ऊपर है करने निधि। को क्या हुआ? अगर हम अपनी साथी कविता के पास शादी करने को जा सके तो। क्या हुआ? ये पहले तो इसको स्पष्ट कर लीजिए। अमलेंदु जी, हम लोग बहस को आगे बढ़ाएंगे। नुपुर जी, आपको रोकना चाहूंगी, बिहार चलते हैं क्योंकि मिजाज वहीं से ही समझ में आ रहा है और हमारी जो सहयोगी है कविता, वो लगातार डटी हुई हैं। कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं और तीसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ। अब जो नतीजे आएंगे वो तो 10 नवंबर को आएंगे कविता, लेकिन अभी लोग क्या कह रहे हैं, इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ पे होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश पर थोड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इस बार लगता है आपको कि जात पात से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है? जी, जात पात से लेके तो ऊपर वोटिंग हुई है। जैसे अभी मैं 1-2 जगह गया था, जैसे फतुआ, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ यादव वोटिंग बहुत ज़्यादा है। लोग यादव का नाम ले लेके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं कहीं जगह यादवों की वोटिंग ऐसे हुई है, लेकिन कहना है कि जात पात से वोट। नए बिहार के लिए वोट किया है? जी मैम, बदलाव के लिए वोट हुआ है? हाँ किए हैं। ये हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन की जब बात होती है तो फिर तेजस्वी के हक की हवा की बात होती है। जी मैम क्या परिवर्तन के लिए युवा जोश पर युवाओं ने युवा जोश पर वोट लगाई है क्या? हम लोग तो शिक्षा पे वोट देते शिक्षा हैं, शिक्षा पे वोट देते हैं और विकास पे वोट देते हैं। नीतीश के रिपोर्ट कार्ड पे वोट दिया था, वो तो सिंपैथी भी गेन कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरा आखिरी चुनाव है, इमोशनल कार्ड। उन्होंने विकास तो किया है बिहार के लिए, हाँ। विकास तो किया है उन्होंने, बस उनका रोजगार वो थोड़ा रोजगार नहीं दे पाए। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो युवा है उनको रोजगार चाहिए। उनका यही कहना है कि विकास तो हुआ लेकिन रोजगार नहीं मिला, और रोजगार नहीं मिला तो देखिए, तो गुस्सा इस कदर है कि अब ये बदलाव की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बिहार के भविष्य के लिए बदलाव बेहद जरूरी है। क्या ये बदलाव हमारा जो नतीजा है एग्जिट पोल उस पर भी होता हुआ नजर आएगा? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल कविता, और हम सीधा जा रहे हैं अपने साथियों के पास। हमारे साथ ओम प्रकाश सेतु हैं जेडीयू के, हमारे साथ अभिषेक यादव हैं आरजेडी के। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं ओम प्रकाश जी, और उसके बाद मैं फिर प्रफुल्ला केतकर के पास दोबारा आऊंगा। प्रफुल्ला जी, अब नीचे अवस्थी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जेडीयू के ओम प्रकाश सेतु। ओम प्रकाश जी, ये जेडीयू कहा जा रहा है कि इस बार बहुत कमजोर हो गई। कहा कि ये जो नीतीश कुमार जी ने जो लास्ट में एक वो कमेंट मारा, बहुत ही मतलब इमोशनल, उसे कहा गया कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। कहा गया कि वहीं कहीं ना कहीं फीलिंग आ गई कि नीतीश जी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह की उनसे उम्मीद थी बीजेपी को। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने
2005 से बिहार की बागडोर संभाली है, बिल्कुल संभाली। और जब जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के चेहरा हुआ करते हैं, और तब आप देखे होंगे कि बिहार के किस परिप्रेक्ष्य में वोटिंग हुआ। 2005 में देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुमत में आए। 2010 में आदरणीय नीतीश कुमार जी 206 सीटों पर बहुमत आए। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब 2015 में बिहार के चेहरे के रूप में थे, यानी महागठबंधन के साथ थे, तो उस समय भी आदरणीय नीतीश कुमार जी की नाम पर वोट आई। और आशा ही नहीं, जब मुझे पूर्ण विश्वास है जवाब दे रहे हैं आपको। 2020 का जब चुनाव का परिणाम 10 तारीख को आएगा, आप देखिएगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये कतई किंतु परंतु की कोई सवाल ही नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है। लगातार 15 वर्षों से जो बिहार की जो जन समस्या रही है उसके को देखिए किस तरह से वहाँ पे बेरोजगारी का मामला कितना चरम स्तर पे पहुंचा हुआ है। वहाँ पे 45% का आपने बेरोजगारी क्या 1990 से 2005 की स्थिति क्या थी? 1990 से 2005 की क्या स्थिति थी? 1990 से 2005 में 95,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में 6,08,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया। क्या पैमाना आपका है? अरे आप लोग भ्रष्टाचार के पोषक हैं, चार्टेड प्लेन में बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। आप लोग के पास कोई एजेंडा नहीं, आप जनता को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। दिग्भ्रमित करते हैं केवल। क्या चमकी में आप कहाँ थे? बाढ़ में कहाँ थे? कोरोना काल में आप लोग कहाँ थे? दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति हो सकती है। बिहार की राजनीति करनी होगी। आप लोगों ने बिहार की बाढ़ की समस्या का 15 साल में कोई स्थायी समाधान करने का प्रयास किया? आम आवाम के बीच प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ के ऊपर बांधों की मरम्मत और मुआवजा के लिए 6,000 मुआवजा नाम जान रहे होंगे आप। आप 4,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन कोई भी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं करता। बाढ़ की बात करते हैं। इस बार तो 6,000 मुआवजा भी आपने नहीं दिया। उस 6,000 मुआवजा के लिए भी जनता आपको ढूंढ रही है। आप ना तो बाढ़ पीड़ितों के पास गए, ना तो दिल्ली से जो सैनिक गए कोरोना काल में उनके पास गए। आपके पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं था। बिहार को जिस तरह से बिहार को एक तरह से बिहार को जिस तरह से आपको पीछे छोड़ कर रख दिया है, बिहार की जनता इस पूरे चीज को समझ रही है। कभी परिवारवाद नहीं किया। परिवारवाद की भ्रष्टाचार कहाँ परिवारवाद की बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश जी, लेकिन सत्ता विरोधी, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ओम प्रकाश जी। सत्ता विरोधी और जो अभी हाल ही में आपको झटका लगा, चिराग पासवान अलग हो गए, तो क्या चिराग फैक्टर की और सत्ता विरोधी काट आप ढूंढ पाए इन चुनावों में? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लोगों को भी आपने सुना, आप भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। स्वप्न जरूर दिखा गया। आरजेडी से सवाल है, अभिषेक यादव हमारे साथ हैं। 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया, कैसे हो जाएगा? ऐसा है 10 लाख नौकरी पूरे कैलकुलेशन के साथ अनाउंस किया गया है। सुन लीजिए एक मिनट भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला, आप कृपया सुन लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप ज्यादा बड़बड़ मत कीजिए। 15 साल में बिहार को गार्बेज बना दिया आप लोगों ने। 15 साल में बिहार को नर्क बना दिया आप लोगों ने। 7 घोटाले किए हैं, 7 घोटाले किए हैं आपने बिहार में। 7 घोटाले किए हैं आप लोगों ने, सृजन घोटाला और क्या क्या घोटाला, कृपया सुनने की शक्ति रखिए। अब आप 10 तारीख को आपकी विदाई तय है। जिस तरह से आपने युवाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है, बिल्कुल मुझे 10 तारीख को पूरी तरह से 10 तारीख को मुझे इंतजार है। आप देखिएगा आपका सब सर्वे फेल हो जाएगा और पूर्ण बहुमत में आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार बनाएंगे। भी कह रही थी आदरणीय नीतीश कुमार घोटाला, सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। 10 तारीख के बाद अगर सरकार आती है तो सारे घोटालों का उजागर किया जाएगा। कुमार जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। आप भी देखिएगा क्या स्थिति। अरे बिहार को क्या, ऐसे लोगों को बिहार की जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। और आप देखिएगा किस तरह से वोट पड़ा है बिहार में, किस तरह से महिलाओं का वोट पड़ा है। सोच नहीं सकते, समझ रहे ना आप? कृपया सुनने का शक्ति रखिए, समझ रहे ना? 60 घोटाले किए हैं आप लोगों ने, एक घोटाले की जांच होगी, समझ रहे ना? जब हम काम करना चाहते हैं। अरे अभिषेक जी, जब आप बोलते हैं ना घोटाले की बात, अरे प्रफुल्ला केतकर, जब आरजेडी के प्रवक्ता, जब आरजेडी के नेता घोटालों की बात करते हैं अब नीतीश अवस्थी जी, तो हंसी आती है मेरे को, हंसी आती है। नुपुर, जब आरजेडी के नेता घोटाले की बात करते हैं, अरे आपके सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव कहाँ हैं इस इलेक्शन में? नुपुर जरा बात कीजिए,
नुपुर जरा बात कीजिए। नुपुर बोल रही है, नुपुर बात कर रही है। जाहिर सी बात है, जिसने 12वीं कक्षा तक पास नहीं करी, पता नहीं 10वीं करी भी कि नहीं करी, तो नौकरी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है। 10 लाख नौकरियां कहां से बनाओगे, आज तक बताया नहीं पाया। साथ में ये कह देता है कि ये जो 243 जो एमपी, अरे सुन लीजिए, मैं इनको चुप कीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं चिल्लाना चाह रही, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। यही करेंगे ये लोग, ये देखिए बदतमीजी करेंगे। नहीं, ये बदतमीजी, मैं 2 हफ्ते रह के आई थी भाई साहब चुनाव में, और लालू यादव की रैली के सामने से निकली, तो मुझे और जो हमारे प्रत्याशी थे वास्तविक मुद्दे पर बात कीजिए ना अभिषेक जी, जो नुपुर कह रही हैं, आप वास्तविक मुद्दे पर बात कीजिए। एक मिनट, आप ये भी तो सुन लीजिए। नहीं, आप इस तरह से अगर आरोप लगा रहे हैं घोटालों के, तो फिर चारा घोटाला फिर आप भूल गए। आपके नेता जेल में। अरे एक एक करके बोलिए, एक एक करके। यादव जी आप भी एक, प्रफुल्ल, नुपुर, ये बहुत गलत बात है। नुपुर एक एक करके, ओवरलैप नहीं करेंगे। नुपुर एक एक करके आप बोलिए, और उसके बाद आप बोलिए एक एक करके। वो बोलने फिर आप बोलिए, जब आप बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे। बोलिए नुपुर। आपके पास कोई तथ्य प्रमाण होता तो कोर्ट में जाते ना, ऐसे चुपचाप या कोर्ट में बैठ के या स्टूडियो के अंदर बैठ के चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहे होते। जिस तरीके का आपने अभी माहौल बनाया स्टूडियो में, अनफॉर्चुनेटली ऐसा माहौल आप लोग, मैंने देखा है, आपकी रैलीज में भी बना चुके हैं। 2 हफ्ते रह के आई थी 2015 के चुनाव में मैं बिहार में, अरवल में, तो मैं जानती हूँ भली बात है आप किस तरीके की गुंडाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य होता तो यहाँ चिल्ला नहीं रहे होते, कोर्ट में चिल्ला रहे होते, कोर्ट में आप FIR दर्ज करवाते। आपने नहीं किया क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। रही बात आपकी 10 लाख नौकरियों की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम जो हमारे जितने भी MLAs हैं सबकी हम तनख्वाह काट के उनमें रोजगार बनाएंगे। भाई साहब क्या पैसे देंगे आप उसमें से? आप 10 लाख लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर में? आपने कहा सरकारी। आपके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं हम सर्टिफिकेट दे देंगे। क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं असल में रोजगार पैदा हो जाता है? मैं सेक्टर, अरे आप 19 लाख की बात करो तो सही, और हम 10 लाख की बात करें तो गलत। सरकारी नहीं बोला, आपने भी 19 लाख बोला ना। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था से और 9 लाख रोजगार हम पकौड़ा तलवाओगे MBA से, पकौड़ा तलवाओगे MBA से आप। अरे आप पकौड़ा तलवाओ MBA से, यही हो गया ना। अभी सुना हम नौकरी की बात करें, उन्होंने बताया अगर आप 19 लाख नौकरी की बात करें तो सही, के मौके बनाए। अगर हम समाज के पिछड़े दलित अकलियत की बात करें तो जंगल राज, और अभी 15 साल से बिहार को डबल इंजन की सरकार ने। अरे बात सुनिए, एक एक करके बोलिए। आप जरा अभी तक बोले नहीं है। मैं आपको सुनाती हूँ। आप मुझे बताइए जरा, प्रेम कुमार जी, 20,000 करोड़ मत्स्य संपदा योजना। नुपुर अपनी बात पूरी कर ले पहले, फिर मैं। हाईवे बने हैं, बात सबकी पूरी होनी क्या काम किया है, क्या चोरी की है? आ रहा हूँ अवनीश जी, नुपुर के बाद। अरे ठीक, यूपीए के टाइम को आपने अवनीश अवस्थी और प्रेम कुमार। एक सेकंड यादव जी, करने का काम किया है। हो गया, अरे सब साफ हो जाएगा। अवनीश अवस्थी और प्रेम कुमार। प्रफुल्ला केतकर जी आ रहा हूँ। अवनीश अवस्थी और प्रेम कुमार। अवनीश अवस्थी जी और प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं कि आप युवाओं के लिए काम करेंगे ना? ऐश्वर्या, हाँ बोलिए पहले आप बोल लीजिए सर, बोलिए ऐश्वर्या, बोलिए अपनी। ऐश्वर्या, एक सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब लोग आज अर्नब को की एब्सेंस महसूस कर रहे हैं, और सचमुच मूड बहुत खराब है। इस बात को मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज भी अगर ये सब लोग, तमाम राजनीतिक दल, अब भैया चुनाव खत्म हो चुका, अब समझाने की बात नहीं है कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। आज हम बैठे हैं कि चुनाव पूरा हो चुका है, इन चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम जरा कर लें बात। मुद्दों से अलग हम मैथमेटिक्स पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप ये मानिए कि क्या JDU, पहली बात तो ये कि बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं किसी भी तरीके का कोई एंटी इनकम्बेंसी या कोई नाराजगी नहीं है वहाँ बिहार के मतदाताओं की। ये बात तो सभी लोग साफ एक बात में मानते हैं। 120 के आसपास अगर बीजेपी लड़ रही है, और इवन जो LJP NDA से अलग लड़ रहा है, उसमें भी बीजेपी। प्रेम कुमार जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप, उसके बाद जरूर बोलिएगा आप। दूसरी बात ये कि JDU अगर 1/3 भी सीट जीत जाता है लड़ने वाली, तो सरकार NDA की बनेगी। ये तो बात बड़ी साफ सी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चाहे मार्जिन कितना भी रहे, आप कितना बड़ा कह लें कि तेजस्वी एक नेता के रूप में उभरे हैं। ये भी कहा गया कि 15 साल पहले के जंगल राज को भूल गए हैं लोग, जो नए, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अभी 2.5 साल पहले, 3 साल पहले तक JDU और RJD से अलग ही इसी कारण हुआ था
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन वहां पर क्या हो गई थी, ये बात सबको मालूम है। रातों रात जो बदली उसमें कारण यही था, बिहार में अग्नि परीक्षा थी इन चुनावों में नीतीश कुमार के लिए, ये तो आप मानेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वास्तविक मुद्दों की तरफ अगर ध्यान नहीं जाएगा तो हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, वास्तविक मुद्दों पर बात अवनीश जी, लेकिन एक बहुत मूलभूत सवाल है, नहीं हुआ इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या बिहार के मतदाताओं को क्या मिला? एक बहुत मूलभूत सवाल है कि इस बार ये भी कहा जा रहा है विपक्ष के जरिए कि बिहार के मतदाताओं को, अगर उसको आप गिनेंगे तो एनडीए के पक्ष में जाती है ये तस्वीर। ठीक है, आप इस बार विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए का जो आधारभूत वोटर है, यानी जो बेस वोटर है, वो कंफ्यूज है। प्रेम कुमार जी, आप जो सवाल उठा रहे थे, क्या अवनीश जी आप ये तो मानेंगे कि इस बार नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा जी जो कि इमोशनल कार्ड भी खेला गया कि मेरा आखिरी चुनाव होगा? देखिए निधि जी, एक बात तो ये है कि ये सारी चीजें चुनाव हो चुका। अवनीश जी बोले, फिर मैं आपको इस बात पे कमेंट कभी भी हो, किसी भी समय हो, वो अग्नि परीक्षा होता है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि वो मुद्दे जिन पर चुनाव लड़े जाने थे लोगों ने वोट दे दिया। अब इस चुनाव में जो 22-23 अक्टूबर के बाद नरेंद्र मोदी जी चमत्कारिक बन करके उभर रहे थे कि हम वो चुनाव की दिशा बदल देंगे, परिणाम बदल देंगे, आज वो देखना है, मतदाता वो देखेंगे कि मोदी और योगी जो जिन मुद्दों को सेट कर रहे थे, वो जिन्ना, वो 370, वो राम मंदिर, वो फ्री वैक्सीन वाली बात, तमाम चीजें, राष्ट्रवाद का मुद्दा, उन मुद्दों पर जनता ने कैसे रिएक्ट किया, या कि वो रोजगार का मुद्दा जिसको कि तेजस्वी यादव ने सेट किया, उस पर जनता ने मतदान किया, ये चुनाव परिणाम बताएगा। अगर ये चुनाव परिणाम इसके अगेंस्ट में जाता है तो ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार करने की क्षमता बढ़ी है कि घटी है, वो बताएगा चुनाव परिणाम। ये महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो चुनाव 3 चरणों में हुए हैं, अलग अलग तीनों चरणों में एक मुद्दा ही कॉमन रहा है, और वो रहा है आपको रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा किसने सेट किया? तेजस्वी यादव ने सेट किया। जंगल राज और मंगल राज तो मुद्दा बन ही नहीं पाया। अगर बन जाएगा तो शराबबंदी की समीक्षा करने फिर महागठबंधन नहीं आएगा। लेकिन वो आपको सही लगता है? जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स बता रहे हैं। कांग्रेस तो शराबबंदी की समीक्षा करने पे तुली थी, ये आपको सही लगता है प्रेम कुमार जी? कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है? रिपीट करें। कांग्रेस तो शराबबंदी की समीक्षा करने पर तुली हुई थी। ये बात समझ लीजिए। आपने तो अपने मैनिफेस्टो में भी डाली, ये बात आपको ठीक लगती है? जी निधि जी, हर दूसरे तीसरे घर में ये कैसी शराबबंदी है कि धड़ल्ले से शराब बेची जाती है। ये शराबबंदी जो बिहार में है, उससे अच्छा है कि शराबबंदी की समीक्षा हो। समीक्षा का मतलब खत्म करना नहीं होता है, समीक्षा का मतलब होता है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे हर दूसरे नहीं, तो फिर से घर घर में क्यों शराब परोसेंगे आप? जब शराबबंदी है बिहार में, तो घर घर में क्यों परोसेंगे? वोट करेंगे, वो दिखेगा। शराबबंदी ढंग से लागू नहीं हो रहा है। निधि जी, नीतीश कुमार जी ने अपने इंटरव्यू में खुद ही माना कि बिहार में जिस तरह से लागू होना चाहिए था, शराबबंदी लागू नहीं हुआ है। शराबबंदी लागू नहीं होने के कारण उल्टे तो राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, मैं बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तीसरे चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। कई सीटें ऐसी हैं दूर दराज की जहां पर अभी भी वो लोग खड़े हैं लाइनों में, तो वहां पर वोटिंग चल रही है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि 2015 में 65,000 बूथ थे, आज 1,06,515 बूथ, 1,06,515 बूथ थे। ओवर 5 लाख से ज्यादा सरकारी व्यक्ति लगे हुए थे। पहले फेज में मेल 56.83% और महिलाएं 54.41%, यानी 55.68। दूसरे फेज में 55.70 और तीसरे फेज में अभी तक 55.22% हुआ है। और अभी भी करीबन 18 से 19 सीटें ऐसी हैं और कई उससे ज्यादा होंगी जहां पर वोटिंग अभी भी चल रही है। खड़े हैं प्रफुल्ला केतकर, आप देख रहे हैं कि 55% आ रहा है, पहला फेज, दूसरा, तीसरा, 55 कुछ और आज 55.22 है और ये बढ़ सकता है। प्रफुल्ला केतकर, देखिए, ये तो मैं मानता हूं कि कोरोना के समय में ये भारत के लोकतंत्र की ताकत, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या अभी चुनाव करना जरूरी है क्या, जो हमेशा लोकतंत्र के बारे में लोगों के मन में कुछ ना कुछ भ्रम पैदा करने के काम करते हैं, वो अमेरिका के चुनाव को भी भारत के संदर्भ में लेकर आते हैं। ऐसे लोगों को बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया है।
और ऐसे में हमें इलेक्शन कमीशन को भी एक तरीके से मैं कहता हूं कि दाद देनी चाहिए कि ऐसी कठिन परिस्थिति में इतना बड़ा तंत्र हिलाकर लगभग दुगनी संख्या में बूथ खड़े करके इस कोरोना के संकट काल में ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है। तो इसलिए हमें चुनाव आयोग का भी एक तरीके से धन्यवाद करना। मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं? मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं आप? मनोज तिवारी जी, अब से बस अगले कुछ ही क्षणों में हम ट्रेंड्स दिखाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए मनोज तिवारी जी, बोलिए, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, निश्चित रूप से बिहार की जनता की मानसिकता का प्रदर्शन हो चुका है। बिहार की जनता ने इस बात को इंगित कर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार की जनता सत्ता के बदलाव को चाहती है और सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नुपुर जी की बातों को मैं सुन रहा था। एक बात मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, नुपुर जी को याद होगा बिहार के 9 केंद्रीय मंत्री एनडीए की गठबंधन की सरकार में थे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में नुपुर जी मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए कि अभी तक उन 9 केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा एनडीए की सरकार में कोई एक कारखाने का निर्माण बिहार में हुआ क्या? दूसरी बात, आप किस विकास की बात करती हैं? यूपीए की सरकार के द्वारा जो बजटरी प्रावधान किए गए, जो विकास को पास किया गया, कैबिनेट में पास किया गया, उसका फीता काटा आपने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया। नुपुर आपको बताना चाहता हूँ, बारंबार रोजगार की बात होती है। नुपुर जी, उस बात का जवाब दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिहार में बंद शुगर मिल के संदर्भ में सुनिए। अरे नुपुर जी, मेरी बात को पहले मेरे सामने 2015 में एक ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन के लॉर्ड कर्न विलियम आपकी सरकार बनी, पर दोनों बार सरकार बनने के बावजूद बयान करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी लगा दी मढ़ौरा यूनिट खोलने के लिए बिहार में। दो बार आपने इसको लेकर खोलने नहीं दिया, इसकी मांग की गई। मढ़ौरा का मॉर्टन मिल जानती है, मढ़ौरा का मॉर्टन मिल क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान का सबसे अव्वल जो है कॉफी मिल माना जाता था। उसके बाद सुगौली मिल, बिहार के बगहा में चले जाइए, जवाब भी तो सुन लीजिए। उन सब की हालत, अरे बोलते रहेंगे तो फायदा क्या है? और हमारी डिबेट में बैठने का फायदा क्या है? जवाब दीजिए। बोलिए नुपुर। की बात कर मनोज तिवारी के साथ दिक्कत रही है, मनोज तिवारी बोलते रहेंगे, सुनेंगे नहीं। नुपुर बोलिए। का द्योतक है कि बोलिए नुपुर। मनोज तिवारी 1 करोड़ महिलाओं के लिए और रोजगार बनेगी। दिखा दिया आपको। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, का मौका मिल चुका है। मनोज तिवारी, अवसर बिहार में नीतीश मनोज तिवारी रुक जाइए, थम जाइए। बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते। मनोज तिवारी रुक जाइए, इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, आप इनकी आवाज कम करिए। ठीक है, थैंक यू। 10 लाख चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल, 1 लाख लगभग मेडिकल सेंटर्स के अंदर रोजगार के अवसर एनडीए सरकार ने दिए। 15 ऐसे नए उद्योग प्रोसेसिंग यूनिट एनडीए सरकार ने दिए। लॉर्ड कर्न विलियम मौर्य की कहावत में आपको उनकी जुबानी बता सकती हूँ। 2015 में उन्होंने बयान किया था, लालू प्रसाद की सरकार के अधीन इंडियन ओरिजिन के लॉर्ड है वो, हायर पार्लियामेंट के वहाँ पे कहते 15 साल तक कोशिश करता रहा, मुझे नहीं खोलने दी अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट। चलिए, वार पलटवार के बीच एलजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी को मैं लाना चाहूंगी। राकेश कुमार जो कि प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, राकेश कुमार और ओम प्रकाश सेतु। राकेश कुमार, इस बार कहा जा रहा है कि जो वोट कटवा है वो इस बार एलजेपी के उम्मीदवार है और सबसे ज्यादा नुकसान इस बार जेडीयू को होने वाला है एलजेपी की वजह से, क्योंकि एक सीट पर विरोधी उतारे हैं एलजेपी ने। ओम प्रकाश, इसका जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन राकेश कुमार सबसे पहले बताइए, क्या इस बार जान के ये निर्णय लिया गया कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाया जाए? आपको वोट कटवा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। राकेश कुमार जी सुना नहीं दे रहा है आपको, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। लेकिन राहुल लाल, ये देख रहे हैं नुपुर, इस बार और हर बार हमने देखा है 2014 से बीजेपी ने हर बार एक ही मुद्दा बनाया और वो है डेवलपमेंट। राहुल लाल, प्रेम कुमार, अमलेंदु कहते हैं गलत है, अभिषेक यादव कहते हैं गलत है। बोलो भाई, सुशासन
जो नीतीश ने दिया वो तो कुछ दिया ही नहीं, वो तो जो लालू का था, जिसे आप जंगल राज कहती हैं, उसे ये सुशासन कहते हैं। मनोज तिवारी की जगह राहुल लाल को डालिए। 2005 में 3 मेडिकल कॉलेज सुन लीजिए राहुल, आप तो सुनेंगे, कम से कम मनोज नहीं सुन रहे तो आप सुन लीजिए। सिर्फ 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 7 ऑलरेडी ओपन हो जाएंगे इस साल में, बाकी बन चुके 28 मेडिकल कॉलेज। इतना ही आपने बहुत कुछ किया था, तो क्यों नहीं खोल लिए सारे एम्स जो अभी दरभंगा में भी बन रहा है? क्यों नहीं खोल लिया आपने? खोल लिया एक पे 3 मेडिकल कॉलेज थे, ऐसे उन्होंने बताया जेडीयू के प्रवक्ता ने। अरे आप मुझे बताइए, 3% जीडीपी ग्रोथ थी, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट क्यों है? आप मुझे बताइए। इकोनॉमी टर्म्स से बात करते हैं, 1000 के आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में 40,000 के आबादी पे एक डॉक्टर है। बिहार में आपने कौन सा स्वास्थ्य की वजह से आपने बीमारू स्थिति में छोड़ दिया था। बिहार की महिलाओं को लड़कियों को खाने की आपकी आदत थी। अरे तेजस्वी ने खुद लड़की चढ़ी थी, तेजस्वी तेज प्रताप ने खुद लड़की चढ़ी थी। राहत कोरोना की बात, 20 लाख श्रमिकों को 1523 ट्रेनों में टीसी ने वापस बुलाया। स्वास्थ्य कर्मियों की कोई भर्ती नहीं हुई है। उन लोगों ने तो 250 ट्रेनें कैंसिल करी थी। संरचना खड़ा अरे त्राही मच गई थी। सीएसटी के अंदर, मुंबई के अंदर एक दूसरे का स्टैम्पिंग चल रहा था। ट्रेन पे आपके अफसर महाराष्ट्र सरकार में, महाविंडिक्टिव सरकार के अफसर ट्रेन पे श्रमिकों को चढ़ा नहीं पा रहे थे। आप बताइए मुझे, आप पहले मुझे बताइए, नवंबर तक आने का आयुष्मान योजना का लाभ कराया आपने, सिवाय लड़कियों उठाने, लड़कियों का बलात्कार करने, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तो बताइए। नुपुर जी ठीक है, एक सेकेंड नुपुर जी, आपको क्या लगता है? ठीक, ये वार पलटवार हो रहा है, कुछ देर में आंकड़े भी सामने आ जाएंगे एग्जिट पोल के। एक सेकेंड अभिषेक जी रुक जाइए, कुछ देर में आंकड़े आएंगे नुपुर जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आकलन आप लोगों का क्या है, किस तरह से हम जा रहे हैं सीधा प्रकाश सिंह के पास। निधि प्रकाश सिंह हमारे सीनियर एडिटर हैं इस समय पटना में, और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे साथ प्रकाश सिंह हैं, हम अभी जाएंगे उनके पास। मेरे को बताया जा रहा है तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस बार आप लोग कुछ भी बोलिए, जो कास्ट जिसे कहते हैं ना कि कास्ट खत्म हो गया है, बीजेपी ने भी करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं है। यूपी बिहार से तो नहीं हुआ है, क्यों अमलेंदु जी, हो गया क्या? कास्ट मैम भैया, यूपी बिहार में कास्ट इशू खत्म नहीं है। कास्ट इशू इलेक्शन में आता है। कास्ट इशू कम हुआ है लेकिन है। एक एक करके बोलिए ना आप लोग, एक एक करके बोलिए ना। कम से कम अभी 50 साल तक तो खत्म नहीं हो सकता। कास्ट सिस्टम रहेगा, उसको स्वीकार कर लीजिए। जो कैंडिडेट्स तय करते हैं, आप देखिए ना, बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स तय किए 50% से ज्यादा सवर्णों को टिकट। चिराग पासवान क्या कर रहे थे? अगर कास्ट सिस्टम नहीं है, सबकी बात कर रहा हूँ, अगर कास्ट इशू नहीं है सर, तो चिराग पासवान क्या कर रहे थे? मैं यही कह रहा हूं, अगले 50 साल तक उसमें एमवाई समीकरण ज्यादा है। हर जाति का अपना कास्ट कोर वोटर है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और अमलेंदु जी, अभिषेक जी, तेजस्वी यादव ने भी नाना करते जातिवाद ले आए इस चुनाव में। वो कहे कि रोजगार है नहीं, फिर उसके बाद करते करते नाना करते काश है हमारे साथ जातिवाद कीजिए, कास्ट रहे ही। जब आप युवाओं की बात करते हैं तो फिर जातिवाद मत लाइए सामने। जब तक जातीय उत्पीड़न है, तब तक जाति मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, मैं आप सबके पास आऊंगा। हमारे साथ अब बिहार के बड़े बड़े चेहरे जुड़ने लगे हैं मेरे साथ इस समय। भाई बिहार के स्टार हैं, देख लिया है आपने इनको, मैं नाम क्या बताऊं, निरहुआ है इस समय। निरहुआ जी, बड़ी कैंपेनिंग की भाई आपने। जी नमस्कार। नमस्कार। अर्नब नहीं है आज, नहीं तो अर्नब आपसे बात करते। अर्नब नहीं है आज, निरहुआ, क्योंकि अभी भी उनकी बेल, जो आप जानते हैं क्या मैं बताऊं बार बार वो बात, लेकिन भारत देख रहा है। बिहार में भी एक ही मुद्दा बना, मुझे बताया गया, लेकिन आप तो कैंपेनिंग सीट से सीट, जिले से जिला। क्या लग रहा है आपको, अगले कुछ ही क्षणों में नंबर आने वाले हैं कि क्या कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री? लेकिन आप बताएं, आप तो भाई फील्ड से आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टर बन गए हैं आप। बिल्कुल, मैं पूरे बिहार घूम के आ रहा हूं। हाँ, तो बताइए। और वो कितनी भी बातें कर ले, लेकिन वहां की जो जनता, उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो पीछे नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद, बहुत बड़े परिश्रम के बाद बिहार तो गाड़ी पे आई है, तो इसको नहीं लेके जाएंगे। लोगों ने तय कर सरकार, और जो न्यू
बिहार में विकास की, उस पे बहुत बड़ा महल खड़ा होगा। और ये निरुआ जी, आपको लगता है मुद्दों पर वोट हुआ इस बार? क्या फैक्टर्स लगे आपको बिहार चुनाव में? जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि युवाओं पर बहुत जोर दिया गया है हर पार्टी के जरिए। बिहार की जो स्थिति पहले थी वो है, और आज की जो कि हम देख रहे हैं गाँव में कभी जाने की कोई गाँव बिजली सड़क की कदम बिछ गई कि बहुत आसानी से बिहार के किसी कोने में आ सकते हैं। मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। ऑडियो में दिक्कत आ रही है निरुआ जी, आपका ऑडियो ठीक करके दोबारा जुड़ रहे हैं आपसे। तो मैं सुना आपने, और अब मैं बता रहा हूं अगले कुछ ही क्षणों में नंबर आने वाले हैं, आप सब है नुपुर। मैं बता रहा हूं, आपके लास्ट बता दीजिए 30 सेकंड आपको क्या फील है, क्योंकि फिर तो एग्जिट पोल के नंबर आने वाले हैं। नुपुर दूंगी। निरुआ जी ने वहां पे खुद ही जब वहां पे पूरा प्रचार कर रखा है, मैं आपको बता रही हूँ कि एनडीए सरकार बनाएगी। आप इतिहास में वोट शेयर भी देख लीजिए, आरजेडी का कुछ 15% था, 2019 की बात कर रही हूँ मैं, और रही कांग्रेस की बात 7% था। अगर आप उनको बहुत दे भी देंगे 25-26% पे कितनी सीटें निकाल लेंगे। रही बात 370 की, 370 को लाने वाले खुद राहुल गांधी थे। ये कहने वाले आपकी सरकार बन रही है, आपको बधाई। एनडीए की सरकार बन रही है, आपको बधाई। लेकिन ये बता दीजिए एलजेपी एनडीए में शामिल है कि नहीं है? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और क्या करूँगा? मैंने आपको बधाई दे दी, आपकी सरकार बन रही है, पर मेरा सवाल है कि एलजेपी एनडीए में शामिल है कि नहीं है? एलजेपी एनडीए में शामिल है कि नहीं है? एलजेपी सेंटर में शामिल है। ऐसे तो पता नहीं कितने उदाहरण है कि कांग्रेस के साथ सेंटर में होती है कोई पार्टी, जैसे बिहार में शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में लड़ लिया था, बिहार में एलजेपी शामिल नहीं है एनडीए में। इसका मतलब नहीं थे वो लोग, खुश नहीं थे। नीतीश जब जेल नहीं जाएंगे, इसका मतलब नीतीश जब जेल नहीं जाएंगे। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी क्या तकलीफ हो रही है? अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। एलजेपी ने वायदा किया है कि वो सरकार में आ गए तो नीतीश जी जेल जाएंगे। ये आपकी उससे सहमति है कि नहीं है? नहीं है सहमति। नीतीश जी जेल नहीं जाएंगे, बेतकलीफ में कोई बात नहीं की जाती है। साफ बोल दिया मैंने। मैं यही सुनना चाहता था, स्पष्ट हो गया। बात सुनिए, आपको बधाई। 370, हाँ बधाई आपको भी, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है। 370 की जो मैं बात करना चाह रही हूँ बहुत अहम है, और सुन के जाइएगा आप। 370 की बात राहुल गांधी ने उठाई थी बिहार के अंदर। उस दिन, जिस दिन के एक दिन पहले वो बिहार रेजिमेंट के इंजर्ड जवान ने साफ टीवी के ऊपर मीडिया को बताए थे 1 इंच जमीन नहीं दी हमने चाइना को। और वो बदतमीज बेशरम राहुल गांधी वहां कहता है कि अरे हमने तो लुटा दी, तुम्हारे भैया परदादा परनाना ने लुटाई थी कोई जमीन, हमने नहीं लुटाई थी। तुम किसी भी हमारे जवान की प्रेम कुमार बोल रहे हैं, प्रेम कुमार जवाब दे रहे हैं, प्रेम कुमार जवाब दे रहे हैं, प्रेम कुमार जवाब दे रहे हैं। एक भाषा नरेंद्र मोदी जी के लिए स्वीकार करेंगे? प्रेम कुमार जवाब दे रहे हैं। प्रेम कुमार बोलिए। अमित शाह जी के लिए स्वीकार करेंगे? क्या आप ऐसी भाषा जेपी नड्डा जी के लिए स्वीकार करेंगे? आप बताइए, आपने क्या आपको बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री को धक्के वाला प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपने आप बोलिए कि आपके मुंह से गलती से निकल गया। ये राहुल गांधी जी के लिए जो भाषा बोल रहे हैं, क्या ये भाषा हम लोग भी बोले? देखिए सुनिए नुपुर जी और सभी मेहमानों से ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है, भाषा में सभी संयमित रहें। नुपुर जी, लेकिन मैं एक मेरी बात सुन लीजिए, मैं उस दिन इनकी बात मानूंगी। प्रेम कुमार जी, बात बहुत वाजिब है। अति आत्मविश्वास भी ना बहुत खराब होता है। प्रेम कुमार जी और अमलेंदु जी, जैसा कि आप कह रहे थे, इन्होंने आरजेडी की भाषा पे आपत्ति जताई। कल आरजेडी के नेता ने उनको दंगे वाला सीएम बोला, इन्होंने आपत्ति जताई। आप अमलेंदु जी और प्रेम कुमार जी जो आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आपको कोई जो है वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। पहली चीज माफी मांगनी पड़ी सर्वोच्च न्यायालय से। झूठे हैं राहुल गांधी, झूठे हैं सर्वोच्च न्यायालय। नुपुर जी ये बात मान लीजिए, टीवी चैनल गलत भाषा बोलना उनकी संस्कृति है। क्षमा मांगिए और आगे से नहीं बोलेंगे, ये भी भरोसा दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने झूठा करार किया। आप कौन है? आप कौन में खामखा? सर्वोच्च न्यायालय ने रफाल में झूठा करार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। आप बात समझिए। नुपुर ने जो कहा मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं इस समय कह रहा हूं बिहार में जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, पॉइंट पे आइए, आप विषय पे आइए। आप समझ नहीं रहे। देखिए
पहले चरण के मतदान में 54.41% महिलाओं ने वोट डाला है। निधि, महिलाएं बाहर आई हैं कोविड के बावजूद, 50% से ज्यादा। ये आप सबको समझना चाहिए। प्रफुल्ला केतकर, अपनी अवस्थी जी, कि महिलाएं बाहर निकली हैं, लोग बाहर निकले हैं, वोट डाल रहे हैं। राहुल लाल बोलिए, आप बोलिए राहुल लाल, नहीं तो आप दूसरों को बोलने नहीं देते। बोल लीजिए पहले आप बोलिए। महिलाएं जो भारी मात्रा में बाहर निकल रही हैं, हाँ। अब वो महिलाएं नहीं है जो कि नीतीश कुमार को पसंद करती थी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच में बड़ा अच्छा से अपना पैठ बनाया था, लेकिन राहुल लाल, मैं आऊंगी पप्पू यादव, उस पूरे पैठ को कविता मेरे सहयोगी के साथ इस वक्त जुड़े हैं। थोड़ा बिहार में जमीन को लेकर भी बात करनी चाहिए ना कि हुआ क्या है चुनावों में। कविता बताएं, कविता बात करेंगी पप्पू यादव से। कविता, ओवर टू यू। पप्पू यादव आपके साथ है, पूछिए जरा इस बार किसकी बन रही है सरकार? बिल्कुल क्योंकि आज सीमांचल और कोसी में वोट पड़े हैं और यहाँ पर पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी जन अधिकार पार्टी ने बहुत कमाल कर दिया है। पप्पू जी, जहाँ जा रहे थे लोग आप ही के पक्ष में नारे लगा रहे थे। आपको लगता है कि ये सालों की मेहनत है जिसका असर आप नजर आ रहा है? मैं लगातार 365 दिन जनता को भगवान मानता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है, ना कोई धंधा है, ना दुकान है, ना ठेकेदारी है, ना लंद है, ना फंद है, ना झूठ है, ना फरेब है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड है, ना हिंदू। तीसरे चरण में तो बस आप ही आप हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है पप्पू यादव। मैं तो 153 पे लड़ा हूँ ना बहन, मैं 153 पे लड़ा हूँ और 184 सभा मैंने की है। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि 100 घंटा मैं ऊपर रहा हूँ और बाय रोड मोटरसाइकिल। मैं कोरोना वायरस के पहले चिमकी बुखार, बाढ़, प्याज, NRC, फिर कोरोना वायरस, फिर 18 जिले में बाढ़, अब फिर चुनाव। मतलब 8 महीने से मैं घर से बाहर हूँ और मैंने चुनाव अपनी जमीन और घर बेच के लड़ी है। जमीन और घर बेच के आपने चुनाव लड़ा है? हाँ जी। पूर्णिया की माँ का घर बेचा है, माँ का, शांति भवन नाम है, उस घर को बेचा। आपको लगता है ये जो तपस्या है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये रंग लाएगी? कितने वोट? मुझे बिहार में बहुत रंग आप कैसे ले आइएगा। आप कितनी सीटें आएंगी? 1200-1300 करोड़ 1400 करोड़ रुपया खर्च करते हैं भाजपा, 200, 250, 300, 400 करोड़ रुपया खर्च करती है विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। सत्ता पक्ष अब 15 सालों में बिहार को भूख में नंबर 1 और गरीबी में 26वें नंबर पर ला खड़ा कर दिया। पूरी बिहार कोलैप्स है। आप बिहार को कहाँ पहुँचाएंगे? मैं तो 30 साल बना, 3 साल का नारा शपथ पत्र के साथ दिया और ट्रस्ट है मुझ पर, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पटना के बाढ़ में कोई जुगाड़ नहीं थे। आएंगे क्योंकि तीसरे चरण में बताया जा रहा है जो MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, वो हावी रहा है। और जो पप्पू यादव हैं वो खुद भी इस बात का डंका पीटते हैं कि लगातार जो मुस्लिम्स और यादव हैं उनका समर्थन जरूर करते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। कविता, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब वो वक्त आ गया है, ऐश्वर्या, अब वो वक्त आ गया है आंकड़े लोगों के सामने, दर्शकों के सामने पेश करने का कि सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख पाएंगे रिपब्लिक भारत पर। ऐश्वर्या, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। मेरे को यह बताया जा रहा है बिल्कुल आर भारत पर सबसे सटीक एग्जिट पोल, और मैं बता रहा हूं महागठबंधन में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल में महागठबंधन आगे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है, यह हमको बताया जा रहा है। आरजेडी, दर्शकों, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, मुझे बताया जा रहा है। पार्टी वाइज वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो 24 से 26% वोट शेयर पा सकते हैं। आईएनसी तो मैं क्या बताऊं, कांग्रेस 8 से 9%, लेफ्ट 6.5 से 8% वोट। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जन की बात के जुड़ने वाले हैं भी, बिल्कुल। और ये दोपहर 4:30 बजे तक के आंकड़े हैं, तो इतने सटीक। शाम 4:30 बजे, यानी अभी इस समय मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 6:42 निधि, और ये 4:30 बजे तक के ये फिगर्स हैं। और मैं एनडीए की बात करूं तो मेरे को बताया जा रहा है कि बीजेपी 18 से 20%, जेडीयू 15 से 16%, हम 1.5 से 2% वोट, और वीआईपी पार्टी 2% के आसपास वोट शेयर ले सकती है। तो ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि नुपुर जो कह रही थी वो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता दिख रहा है, क्योंकि नुपुर कह रही थी कि बीजेपी, लेकिन अगर ये माने तो आरजेडी ठीक कर रही थी। तो जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव नुपुर, उन्होंने निधि माँ बाप की फोटो इस्तेमाल नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि जंगल राज याद ना आए। तो आपके लिए तो काम कर गए राहुल लाल प्रेम। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी, हमारे आपके एग्जिट पोल के जितने भी आंकड़े हैं सराहों पर, ये जो कांटे की टक्कर की बात हो रही है ना, मैं बोल सकती हूँ। एक सेकंड सुन तो लीजिए जरा। सवाल पूछा है भाई साहब। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ।
पहले उनको बोलने दीजिए नुपुर जी को, फिर आप बोलिएगा। बताइए मैं नुपुर जी। इतना कहना चाहती हूँ कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी का 25% वोट शेयर था, 53 सीटें थी सिर्फ। तो मैं इतना भी कह सकती हूँ आपको कि वोट शेयर कितना कहाँ पे सीटों में कन्वर्ट होता है, अगर आप अभी से आंकलन करना शुरू कर देंगे तो फिर तो पता नहीं सारे। बिल्कुल, चलते हैं सीधा प्रदीप भंडारी के पास। जन की बात प्रदीप भंडारी मुंबई में है और आप और हम सब जानते हैं वो मुंबई में क्यों है। हमारे पास बिल्कुल प्रदीप भंडारी आ रहे हैं हमारे साथ। मेरे को बोला उन्होंने वो अगले कुछ ही क्षण आने वाले हैं कि आप जानते हैं नुपुर, निधि, वो सब जानते हैं कि वो मुंबई में क्यों है। आप जानते हैं मुंबई पुलिस उन्हें तंग करने में लगी हुई है। लेकिन एक सेकंड निधि रुकिए आप जरा। प्रदीप भंडारी की जो दिक्कत है ना वो भी पता होनी चाहिए लोगों को। प्रदीप भंडारी को मुंबई पुलिस वहां तंग करती है, बोलती है हर हफ्ते आओ। प्रदीप भंडारी तुम जो काम कर रहे हो काम मत करो, ये सब नंबर मत करो, हमारे पास आके बैठे रहो। एक घंटे में अंदर बाहर आओ, बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से हो रहा है उनके साथ भी। लेकिन वो भी 4:30 बजे तक के आज के नंबर लेके प्रदीप भंडारी आपके साथ आ रहे हैं। मेरे को बोला अभी उन्होंने, वो अभी स्टूडियो में किसी भी मिनट घुसने वाले बंबई में। उन्होंने कहा मैं जो भी मेरा काम है वो मैं करूंगा, मुंबई पुलिस मुझे तंग कर रही है करती रहे, मैं काम से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा जो मैं गया हूं एक जिलों में उनकी पूरी टीम गई है, मुझे बताया जा रहा है कि 90% काउंटिंग सेंटर पर जन की बात की टीम थी। कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव था, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रदीप भंडारी का था। वो अगले 1-2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तब तक निधि आप जो सवाल कर रही थी पूछिए। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कानूनन पूरी तरह से पालन किया जा रहा है प्रदीप भंडारी की तरफ से। और भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप भंडारी जुड़ गए हैं। प्रदीप एग्जिट पोल में, सटीक एग्जिट पोल में, रिपब्लिक भारत जन की बात एग्जिट पोल में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। प्रदीप। बिल्कुल निधि, मैं पहले कहना चाहता हूं कि ये एग्जिट पोल ऐश्वर्या भी जानते हैं, मैं मेरे मित्र और हम सबके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को डेडिकेट करता हूं क्योंकि ये पहला एग्जिट पोल है 15 चुनाव में बगैर मैं कर रहा हूं, पर एनर्जी उतनी है क्योंकि बिल्कुल तो मेरे को याद है कि पिछला चुनाव मैंने अर्नब और ऐश्वर्या ने साथ में किया था। तो कोशिश करेंगे हम मैच करने की एनर्जी को। पर बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है, बताइए। बड़ी 50,000 के सैंपल के बाद में और बड़ी पिक्चर ये है कि 50,000 के सैंपल के बाद में 38 जिलों के बाद में 243 विधानसभा के बाद नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक नेल बाइटर कॉन्टेस्ट के बीच में आरजेडी को और महागठबंधन को एज मिल रही है। और इसका कारण यह है कि युवाओं को बिहार के अंदर बदलाव चाहिए और युवाओं ने इस बार जो वोट किया है वो ज्यादा प्रतिशत वोट किया है कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन और 2010 का। पहला चीज। दूसरा बड़ी पिक्चर ये है ऐश्वर्या, बिल्कुल सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, फॉलोड बाय बीजेपी, सबसे बड़ी लूजर जेडीयू है। और जेडीयू के कारण एनडीए नीचे आ रही है। 20 सीट ऐसी है जो बिल्कुल 10,000 से कम की मार्जिन में होगी। तो अगर 20 सीट जो है, अगर 70% ये 20 सीट एनडीए जीतती है तो एनडीए 117 तक पहुंच पाएगी। चौथी बड़ी पिक्चर ये है कि 25 से ज्यादा सीट्स ऐसी है जहां पर एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है। 25 सीट मतलब ये है कि अगर बोलिए साथ में होती तो ये नंबर बढ़ जाता। ये बड़ी चीज है। चौथी बड़ी पिक्चर ये है ऐश्वर्या कि अगर बोलिए की जाए तो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है आरजेडी का, फिर बीजेपी का, उसके बाद लेफ्ट का, उसके बाद कांग्रेस का और जेडीयू का। अरे कांग्रेस लेफ्ट से भी नीचे चली गई है हिंदुस्तान का। प्रदीप कांग्रेस लेफ्ट से भी नीचे चली गई है। चुनाव देख लीजिए प्रदीप, कांग्रेस लेफ्ट से भी नीचे चली गई है। तो वो बिहार में बचा नहीं पाते। प्रदीप बिहार में कांग्रेस लेफ्ट से भी नीचे चली गई है। ये जो तेजस्वी यादव की टैक्टिक थी कि लालू और राबड़ी की तस्वीर ना इस्तेमाल करो, जंगल राज की याद मत दिलाओ, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। प्रदीप 10 लाख रोजगार का सपना दिखाया गया ऐश्वर्या। बिल्कुल रोजगार के नाम पर इस बार ऐश्वर्या आपने चुनावी गोली को निशाने पर मारा है। अगर उन्होंने जिस तरीके से लालू जी की और लालू और राबड़ी की फोटो नहीं लगाई थी, इससे युवाओं को जंगल राज की याद नहीं आई थी। क्योंकि ऐश्वर्या ये 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो जो युवा भी बता रहे हैं वो जंगल राज के समय तो इसीलिए बहुत जानकारी युवाओं के अंदर जंगल राज फैक्टर कम देखने को मिल रहा है ऐश्वर्या। और एनडीए के लिए जो सीटें आ रही है वो
पुश मिल रहा है नरेंद्र मोदी के कारण। पर इस बार ऐश्वर्या एक और बहुत बड़ी बात है कि बिहार के अंदर पिछले चुनाव में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ महिलाएं जो वोट कर रही थी वो पुरुषों से 7% ज्यादा थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा हुआ है, जो दर्शा रहा है कि एबिलिटी ऑफ महिला टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन इस बार कम है कंपेयर टू 2015। अभी तक महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, अभी तक इस बार कम है प्रदीप। लेकिन जो एक कास्ट इशू होता है कि भाई कास्ट का कितना फर्क पड़ेगा, आपने कहा 25 सीटें जिस पे एलजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कास्ट बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इशू है, अगर आप बोलें कि 2014 से कम होता आया है, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। प्रदीप, मेरे को बताया जा रहा है, आप जरा बताइए डिटेल में, भाई एक सीट आपकी पूरी टीम बिहार में है। प्रदीप भंडारी, जंग की बात की तो जरा बताइए। मेरे पास हर सीट का डेटा है ऐश्वर्या, आपको याद होगा 2019 एक सीट का डेटा है, मालूम है, मेरे पास है, आपने भेजा है। सबकी सब 500 सीट बताई थी। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, इस बार हमको ये देखने को मिला है कि जो कास्ट जेडीयू के पास होल्ड करती थी वो कास्ट जो है थोड़ा बहुत पीछे जा रही है। तो जो पासवान्स हैं जो पिछली बार पूरी तरीके से अलायंस में थे वो इस बार शिफ्ट हुए हैं। 2015 में 26 सीटें ऐसी थी जहां पे मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के अलायंस को फायदा दिया था, इस बार वहां पे ऐसा नहीं देखने को मिला है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, सीट को कंपेयर करूंगा, एक आप राजोपुर लीजिए और साथ में दरभंगा की मेन सीट लीजिए, दोनों गढ़ है। एक गढ़ बीजेपी का गढ़ है जो 15 साल से जीतते आ रहा है बीजेपी, राजोपुर गढ़ है आरजेडी का जो 15 से ज्यादा साल से जीतता रहा है, बस एक बार 2010 में राबड़ी देवी हारी थी। अब अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो राजोपुर एक तरफा जो है आरजेडी निकाल रही है और वहां पे जो राजपूत है और ये जो कास्ट है वो क्योंकि कैंडिडेट सही नहीं दिया गया है तो वो जाके एलजेपी की तरफ जा रहे हैं। पर वही दरभंगा तो आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी और जेडीयू की कोर कास्ट है जहां लेकिन प्रदीप ये जो कहा जा रहा था, प्रदीप ये जो कहा जा रहा था, हमारे साथ पूरा पैनल है, मैं आऊंगा उनके पास, लेकिन एक और सवाल प्रदीप ये बताइए कि बीजेपी का वोट बैंक ने जेडीयू के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया, क्या ये सही है? क्योंकि मेरे सूत्रों ने मुझे ये बताया था कि पहले चरण के बाद नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज है कि भाई उनका जो दलित का जो एक संगठित वोट बैंक है उसने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कम से कम 18 से 19 सीटों पे वोट करा, लेकिन बीजेपी का जो एफ्लुएंस वाला और जिसे कहा जाता है कि जो ऊंची जाति वाला जो वोट बैंक है वो नीतीश के लिए नहीं आया। क्या ये ठीक हुआ है? क्या ये दूसरे तीसरे चरण में भी हुआ? ऐश्वर्या, बहुत ही कम ऐसा होता है जब आपके सूत्र गलत होते हैं और जमीन भी यही कह रहा है जो आपके सूत्र कह रहे हैं कि जो वोट ट्रांसफर हुआ है वो 100% एग्जैक्ट नहीं हुआ है बीजेपी और जेडीयू का। तो जिन सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ी है ऐश्वर्या, वहां पर आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा हुआ है। तभी अगर एनडीए अलायंस में आप देखेंगे तो बीजेपी इज क्वाइट अहेड, बीजेपी का स्ट्राइक तो चल रही है लेकिन जेडीयू हार रही है, जेडीयू का इतना नहीं है। जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान प्रदीप एलजेपी ने किया है। आप जो कह रहे हैं जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान एलजेपी ने किया और पासवान वोट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डेंट जेडीयू के लिए बने। प्रदीप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप निधि। अगर एलजेपी इनके साथ में होती तो समीकरण ही कुछ अलग होते। तो नो डाउट 25 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर एलजेपी ने, मैं आपको नाम बता सकता हूं, अमरपुर, दिनार, तिकारा, भोर, कस्बा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्णिया, अलग अलग सीटें जहां पे एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। तो एलजेपी सीट वाली पार्टी नहीं बनी पर वोट कटुआ पार्टी जरूर बनी है और ये बहुत बड़ा मैसेज है। और यही बात सामने आई थी जब नीतीश कुमार से अलग हो रहे थे, जेडीयू से अलग हो रहे थे चिराग पासवान, उन्होंने कहा था कि मैं कांटे की टक्कर इस बार लेकर आ रहा हूं जेडीयू के लिए, और वही हुआ इस बार युवाओं के लिए। और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके मुताबिक आरजेडी सबसे लीडिंग पार्टी बन रही है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पर। ऐश्वर्या, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये जो नतीजे हैं, आंकड़े सामने आए, उस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो देख रहे हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल मेरे साथ इस समय बिहार के, तो मैं क्या बोलूं, सुपरस्टार हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं मनोज तिवारी जी। आपकी रैलियां देख रहे थे हम, भाई नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे थे आप, गाना वाना सब आप गा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने नौकरी की बात की, जैसे ही आपने तेजस्वी को काउंटर किया, आपकी करीबन 7 से 8 रैली मैंने देखी जिसमें आपने तेजस्वी की नौकरी वाले जो पॉइंट था प्रदीप, इन्होंने काउंटर किया
और जब काउंटर किया मनोज तिवारी जी तो वो जो सैकड़ों लोग खड़े थे दोनों हाथ उठाकर बोले हाँ मानते हैं। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बोल रहा है मनोज तिवारी जी की, मैं सुनना चाहता हूं। मनोज तिवारी जी, एग्जिट पोल बोल रहा है कि आरजेडी को थोड़ा इंच है, बीजेपी बढ़ रही है लेकिन जेडीयू गिर रही है और इसकी वजह से आरजेडी को मौका मिल रहा है। मनोज तिवारी जी, देखिए, मैं ऐश्वर्या भाई आपको पहले तो बहुत स्वागत। आपने बहुत, आपके लोगों ने बहुत मेहनत करके सब कुछ कवर किया है। अर्नब नहीं है तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना मनोज तिवारी जी। देखा है, अर्नब नहीं है तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अर्नब को वो लोग तंग कर रहे हैं, आप जानते हैं। पड़ेगी जी। नहीं, अर्नब है, अर्नब थे, अर्नब रहेंगे। बस अर्नब का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो वीर लोग होते हैं वो हमेशा संघर्षों से ऐसे जूझते हैं, उनके लिए चुनौतियां होती हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और मेरा मानना है कि मैं आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आपके एग्जिट पोल में थोड़ा सा बार पे है, लेकिन और जो एग्जिट पोल है उसमें क्लियर एनडीए को बढ़त है। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले जी का देख रहा था, उस पे हम लोगों को क्लियर 135-40 सीट तक मिलता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है ऐश्वर्य भाई कि बिहार के लोग कभी भी, चाहे वो कितना भी कोई कोशिश कर ले, वापस पिछले 15 साल की बात उसमें नहीं जाना चाहेगा। बिहार को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के जोड़ी ने सजाया है, वो दोनों लोग बिहार के लिए भाग्य बन गए हैं। तो मैं आपके एग्जिट पोल का तो सम्मान करता हूं, लेकिन ये एग्जिट पोल और जो एग्जिट पोल हैं उनको सबको मिला के हमें लगता है कि हम आगे हैं और एनडीए सरकार बना रही। मनोज जी, आपको सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखाई देती बिहार में? इन एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। बिल्कुल नहीं दिखाई देती, क्योंकि मैंने अभी ये 15 साल भी देखा है और इसके पहले का भी 15 साल देखा है। तो मैक्सिमम वोटर मौन है, चुप है। उनको पता है हम ज्यादा बोलेंगे तो इस चुनाव में चुनाव आयोग के हवाले बिहार है, कोई हमको लाठी मार देगा। चुनाव देते समय भी जो लोग कमल और तीर का वोट देते दिखे, उनको कई लोगों ने अटैक भी किया। तो बिहार समझदार है। ये 1 महीना जो बदमाश निकल के आते हैं, इन लोगों से कैसे निपटना है। लेकिन मनोज तिवारी जी, एक सवाल जन की बात के प्रदीप भंडारी आपसे पूछना चाहते हैं मनोज तिवारी जी, क्योंकि जितना आप घूमे हैं ना उतना इनकी टीम भी घूमी है। मैं जानता हूं आपके हजारों लाखों फॉलोअर हैं, आपने ज्यादातर जिलों में आप गए हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, इनकी भी टीम हर एक जिले में है और हर एक काउंटिंग सेंटर पे इनका कोई ना कोई आदमी रहता है। तो ये एक आपसे जरा ग्राउंड की एक खबर जानना चाहते हैं। प्रदीप, मैंने देखा। प्रदीप पूछिए। मेरे को देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज तिवारी जी बिहार ही नहीं पूरे देश के बहुत ही पॉपुलर नेता है। जहां भी ये जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। पर मैं ये कहना चाहता हूं मनोज जी, हमने इतिहास में हर चुनाव देखा है, भले वो 2019 का चुनाव हो गया जहां युवाओं ने एक तरफा नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट किया, 2014 हो गया। इस चुनाव के अंदर जो युवा है, वो युवा ने जंगल राज को उतनी तीव्रता से नहीं देखा है जितनी तीव्रता के साथ मान लीजिए एक 40 साल के व्यक्ति ने देखा हो, 45 साल के व्यक्ति ने देखा हो। और लोजपा कम से कम 25 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है। तो नेल बाइटर जरूर है मनोज जी, पर आपको नहीं लगता कि एलजेपी और जो युवा फैक्टर है ये थोड़ा सा एज दे सकता है इस नेल बाइटर में एमजीबी को? नहीं, ठीक है, मैं प्रदीप जी आपकी बातों से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। लोगों ने भ्रम डालने की कोशिश की, लेकिन देखो प्रदीप भाई, बिहार की आधी आबादी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी के साथ है। और वो जो युवा जो हमारे जो पिछले 10-12 साल में वोटर बने हैं, या आप ठीक कह रहे हैं, बहुत लोग, हमें भी शंका है कि कुछ जो पहले का जंगल राज नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको ये तो पता है ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। आप भी गए थे, मैंने देखा आपको प्रदीप जी, कई जगह सड़कों की स्थिति देखिए, बड़े बड़े पुल देखिए नदियों पे, गांव-गांव की सड़कें, रोड, गलियां पक्की हुई। हमने वो बिहार देखा है जहां इस रोड और गली पक्का का कोई कल्पना नहीं करता था। अपराध मुक्त बिहार, इसको युवा जब वो वोटर गया होगा वोट देने ना, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जिस स्तर पे रोजगार की अपेक्षा है बिहार को,
उसमें थोड़ी सी निराशा हो सकती है। लेकिन मुझे ये आप बताइए मनोज तिवारी जी, यहाँ तक अगर युवा समझता है भी देगा, अगर युवा समझता है तो वो जानते हैं कि आरजेडी के जो इस समय चेहरे हैं, है ना, उनके इस समय पार्टी में वो एक, आप जानते हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी थी, वो एक ही परिवार की पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं तो जेडीयू चूक रही है ना, कहीं ना कहीं तो मनोज तिवारी जी, आपने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की प्रदीप, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप चूक रहे हैं मनोज तिवारी जी, क्योंकि अगर एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि आरजेडी और तेजस्वी का वो 10 लाख नौकरी वाला जो उनका वादा है, अगर वो काम करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका काउंटर कमजोर पड़ा, इसका मतलब ऐसा तो परसेप्शन आता है ना तिवारी जी। नहीं, 10 लाख, देख, जिस दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पहले एक ही साइन से 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा, उसी दिन युवा समझ गया कि ये तो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हवाई फायरिंग अलग बात है, और जो एनडीए ने, बीजेपी ने जो कहा हम 19 लाख 4.5 लाख नौकरी और बाकी रोजगार, उस पे युवा विश्वास कर रहा है। अब देखिए, जो व्यक्ति हाई स्कूल ही पास नहीं हो सकता, उसकी कही हुई बातों पे युवा थोड़ी विश्वास करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो जवन होए के बाद तवन हो गई बा, अब आगे 10 तारीख के फैसला हो जाई। बिल्कुल, आपकी भी बात का सम्मान करता हूँ, अपनी नजरों पे भी विश्वास करता हूँ। मेरा आपका क्या आकलन है? आपका क्या आकलन है, जरा बता दीजिए प्रदीप। आपका आकलन तो सुन लिया, जरा एक बार मनोज तिवारी का आकलन सुनिए। बोलिए बोलिए तिवारी जी। मेरा आकलन है कि हम लोग आराम से 135 सीट के ऊपर जाएंगे, एनडीए और सरकार बनाएंगे 135 के ऊपर। क्योंकि जब आप जा रहे थे ना, तो एक वो जो नारा लगता है जो आप के सपोर्टर लगाते हैं, तिवारियों में तिवारी, मनोज तिवारी, अगर आपका आकलन गड़बड़ हो गया मनोज तिवारी जी, फिर क्या कीजिएगा? नहीं, वो तिवारियों में तिवारी नहीं बोलते, वो बिहारियों में बिहारी बोलते हैं। बिहारियों में बिहारी बोलते हैं मनोज तिवारी जी। जी जी, निधि एक कमेंट मनोज तिवारी आपसे, बोलिए। हनुमान जी जो हैं वो जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। दूसरे नंबर पर बीजेपी। फर्स्ट फेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, फर्स्ट फेज में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन वो कंफ्यूजन फर्स्ट फेज की वोटिंग के 3 दिन पहले समाप्त हो गया। तो ठीक है, विरोधी लोग, विपक्षी लोग इसको ज्यादा चलाने की कोशिश किए, लेकिन वो चला नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं और भी एग्जिट पोल देख रहा हूं, उसमें फर्स्ट फेज में भी बीजेपी अच्छा कर रही है, और सेकेंड और थर्ड तो बहुत ही अच्छा हुआ है, इसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए, किसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। हमारे साथ पूरा पैनल है इस समय। प्रदीप, आपने जो नंबर बताया, मेरे साथ रतन शारदा है, विनय सिंह है, अपनी जय अवस्थी बने हुए, विशाल मिश्रा, अमलेंदु उपाध्याय, प्रेम कुमार, राहुल लाल, मनोज तिवारी, प्रेम शुक्ला, और मेरे साथ यहाँ पर पूरा स्टूडियो है। आप बोलना चाह रहे हैं राहुल जी, बोलिए। निधि, ये इनको जरा बोलने दीजिए, नहीं तो चुप नहीं होंगे। राहुल जी आप बोलिए। देखिए, जब सबसे पहले तो टीम रिपब्लिक को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमेशा टीम रिपब्लिक की तरफ से जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है, एग्जिट पोल नहीं होता, वो एग्जैक्ट पोल होता है। जो हम लोगों ने देखा था अभी फरवरी में जब दिल्ली का हुआ था, केवल रिपब्लिक नहीं कहा था कि कांग्रेस को 5% आएगा, बाकी सारे चैनल 10% कह रहे थे। कितना आया था? बिल्कुल 5% जो आपने कहा वही प्रदीप ने बताया था, प्रदीप ने बताया था। मनोज तिवारी भाई ये ग्राउंड पे जाते हैं, वही तो मैं इसीलिए तो लोग चिढ़ते हैं इनसे, ये ग्राउंड पे जाते हैं। एक सेकंड में कह रहा हूँ, मनोज तिवारी जो कह रहे थे दूसरे चैनलों से तुलना कर रहे थे, वो तुलना बिल्कुल अप्रासंगिक है। 10 तारीख को इन्हीं आंकड़ों को देखेंगे। एक चीज, दूसरी चीज की एलजेपी का फैक्टर में इतना ज्यादा दम क्यों है? अगर आप 2005 के इलेक्शन में भी देखेंगे, उसमें अक्टूबर में जब हुए थे, एलजेपी को केवल 10 सीटें मिली थी, लेकिन एलजेपी को कम से कम 68 ऐसी सीटों पे उसने नुकसान। रतन शारदा काउंटर दे रहे राहुल लाल का। रतन शारदा जी, बीजेपी, प्रदीप जन की बात जो कह रहे हैं कि भाई जेडीयू गिर रही है, इसकी वजह से बीजेपी भी गिर रही है। रतन शारदा नहीं है मेरे साथ, मैं जा रहा हूं। अपनी जय अवस्थी है हमारे साथ। जी जी जी, मुझे लगता है प्रदीप इस पर आप फोकस कीजिए। ये बात आप बहुत विस्तार से बताइए कि एलजेपी की वजह से जो जेडीयू को नुकसान हो रहा है वो बड़ी बात है, उसकी तस्वीर सामने रखिए कि कैसे नुकसान जेडीयू को हो रहा है और उसकी वजह से फिर बीजेपी को भी डेंट होगा।
देखिए, अगर आपको पिछली बार याद होगा कि जो जितना भी महादलित वाला फैक्टर था वो पूरा नीतीश कुमार के साथ में था। अब इस वक्त जो महादलित और जो पासवान है ये कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2 सीट देखिए, एक दरभंगा टाउन की सीट देखिए और एक राजोपुर की सीट देखिए। अगर राजोपुर जो है ये दोनों की दोनों गढ़ सीट है, एक आरजेडी का गढ़ है, एक बीजेपी एनडीए का गढ़ है। अब अगर दरभंगा टाउन में आप देखेंगे 15 साल से यहाँ पे बीजेपी है, पर इस बार बहुत नेक टू नेक फाइट के अंदर मुश्किल से निकाल पा रही, बीजेपी निकाल रही है। पर राजोपुर के अंदर आराम से आरजेडी जो है सीट निकाल रही है और यहाँ पे जो राजपूत वोट है वो जो नाराज है, कैंडिडेट खराब दिया है तो जाके एलजेपी की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे जिन जिन सीट्स पे, पर्टिकुलरली जेडीयू सीट्स पे टिकट सही नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो जो कोर का, जिसकी ऐश्वर्या बात कर रहे थे, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो महागठबंधन की तरफ जाने के बजाय कोई यही कमेंट राकेश कुमार से ले लेते हैं। प्रदीप, राकेश कुमार जेडीयू के स्पोक्स पर्सन पूछ लीजिए अमलेंदु। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं भी आपके पास सहमत हूँ कि एलजेपी जो है वो बहुत डेंट कर रही है जेडीयू को। लेकिन सवाल ये कि एलजेपी बीजेपी को डेंट क्यों नहीं कर रही है? क्या ये कोई मिलीभगत थी? आप समझते हैं ऐसा? क्योंकि उनके सामने अमलेंदु जी एक भी जवाब देना पड़ेगा प्रदीप। एक या 2 सीट छोड़ दे तो कोई भी उतारा नहीं है। एलजेपी क्यों नहीं उतारा? सवाल यही है ना। देखिए सवाल यही है, 1 or 2 सीट्स। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर एलजेपी जेडीयू को ही डेंट क्यों कर रही है? उसने बीजेपी को डेंट क्यों नहीं किया? यही मिलीभगत का इशारा देता है। भाई चिराग पासवान ने तो खुल के कहा था ना प्रदीप कि मैं मोदी के साथ हूं। एक और उन्होंने तो खुल के कहा कि मैं मोदी, मैं तो हनुमान हूं। एक और बात मोदी की तारीफ करके आए थे, पासवान जी को याद करके आए थे। मोदी बोलिए प्रदीप, आखिरी प्रदीप को फिर इंग्लिश में जाना है। इसके अंदर कई दर्शक ऐश्वर्या पूछ रहे हैं कि रेंज जो है इसमें ऐश्वर्या 20 सीट ऐसी हैं जो कम से कम 10 से 15 हजार की कम की मार्जिन में शिफ्ट होगी। तो अगर ये 70% ये सीट एनडीए ले जाएगी तो वो नंबर 117 तक पहुंच जाएगा। तभी हम कह रहे हैं कि एक नेल बाइटर के अंदर एज महागठबंधन को है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि उन सीट्स पे यूथ इज पुशिंग इट टुवर्ड्स द एमजी। पर इसीलिए ये जहां अगर एनडीए की तरफ बेस्ट केस सिनेरियो में हो सकता है तो 117 तक जा सकता है, तब आप एक हम की तरफ देखेंगे। पर मोर चांसेस है कि एमजी महागठबंधन जो है वो स्लाइस आउट कर सकता है विक्ट्री को ऐश्वर्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस इलेक्शन में लेफ्ट एक और चीज है जिसकी एक जो लेफ्ट है, कई सीट जैसे पालीगंज और अलग अलग सीट्स हो गई, इसमें जो वर्कर्स और ये माइग्रेंट्स आए, ये लेफ्ट का कार्डर कई स्ट्रांग रहा है बिहार में हिस्टोरिकली। तो इस बार वो भी बहुत एक एड ऑन कर रहा है महागठबंधन अलायंस को, तो वो एक 10-12 सीट पे अच्छा प्रभाव डाल रहा है। तो ये भी एक देखने का कई फैक्टर्स हैं जो काम किए हैं ऐश्वर्या, जैसा कि बिल्कुल निधि, प्रदीप भंडारी, ये जो नंबर आपने दिए ना सीट बाय सीट, हम बताएंगे, हम इस पे डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आपको इंग्लिश चैनल पे जाना है। यादव जी इन्हें बहुत डिमांड में है आजकल प्रदीप भंडारी, मैं आपको बता दूं। इन्हें जो हर माइग्रेंट लेबर है ना, उसी ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, जिस तरह से उसने माइग्रेंट लेबर को लेने। देखिए वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी जय अवस्थी हमारे साथ, अपनी जय अवस्थी जी, ये तो यादव जी ने कहा, ये जो आरजेडी के यादव जी ने कहा कि भाई ये जो माइग्रेंट लेबरर के साथ, और वो एक बहुत वैलिड पॉइंट है, पूरे देश में हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, नेता, विपक्ष के नेता, अब निजेश जी, निधि कह रहे थे कि भाई हमारे आदमी को वापस दे। तो 2 ही प्रदेश थे, एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल। एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल, इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे जाओ वहीं रहो, घर गया तेल लेने, वापस मत आना। और कोरोना में ये संकट और गहरा गया बिहार में। ऐसा क्यों अब निजेश अवस्थी? निधि ऐश्वर्या, ये बात बड़ी साफ सी है कि माइग्रेंट वोटर्स का एक वहां पर मुद्दा रहा है। लेकिन पूरे एग्जिट पोल में अगर आप एक बात अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं है कि बिल्कुल कोई भी एक गठबंधन को, चाहे बीजेपी जेडीयू हो या आरजेडी कांग्रेस हो, इसको एक तरफा वोट मिलकर के इसको पूरी बहुमत मिल गया है। दिस इज एग्जिट पोल नंबर 1 बात। जहां पर बात एलजेपी की आई, अभी इन्होंने, अमलेंदु ने एक सवाल उठाया था कि कहीं कोई मिली भगत तो नहीं थी। अरे भैया अब तो चुनाव हो गए ना, अब चुनाव में ये मुद्दा नहीं रहा। अब तो चुनाव के रिजल्ट के बाद मुद्दा आएगा कि कौन किसके साथ जाता है। जहाँ तक महादलित वोट की बात है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है इस बात का, लेकिन जो जीतन राम मांझी अगर एनडीए के साथ आए हैं तो क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्या मुकेश साहनी जो एनडीए की तरफ आए हैं, क्या उसका फर्क पड़ेगा क्या कुछ? वास्तव में प्रदीप भंडारी या अन्य लोग जो हैं, एलजेपी ज्यादा कर रही है ना, अंडरलाइन करना चाहिए जी। नुकसान आपके एलजेपी के चिराग पासवान हनुमान जी कर रहे हैं, और नुकसान ऐसा कर रहे हैं कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान होगा। एलजेपी ने आंकड़े तो देखिए, बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं। मैं मानता हूं
कि एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट खड़े अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, ये भी सच है। तो जहां बीजेपी का नहीं किए अवनीश जी, यादव जी, मैं जरा एक बार, अब मैं जरा आप सब सुन लीजिए, जरा नंबर्स बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं एक सीट के बता रहा हूं, अभी सुन लीजिए लीड, और ये जन की बात के लीड्स हैं, और मैं तेज तेज पढ़ के सुना रहा हूं आपको। सबसे पहला शुरू कर रहे हैं पटना विधानसभा है मोकामा, इसमें आरजेडी की लीड है 12, पटना में बीजेपी की लीड है, मसूरी एससी की सीट है, रिजर्व सीट है, जेडीयू की है, पालीगंज में सीपीआई-एमएल, विक्रम में आईएनसी, बख्तारीपुर में आरजेडी, दीघा में बीजेपी, बांकीपुर में बीजेपी, कुमरार में आरजेडी, पटना साहिब में बीजेपी, फतुहा में आरजेडी, दानापुर में जेडीयू, मानेर में आरजेडी, फुलवारी में जेडीयू, अस्तवान में जो कि नालंदा में पड़ता है जेडीयू, बिहार शरीफ बीजेपी, राजगीर नालंदा जेडीयू, इस्लामपुर आरजेडी, हिल्सा दोबारा आरजेडी, नालंदा दोबारा जेडीयू, हरनौत जेडीयू, संदेश आरजेडी, बरारा भोजपुर, और यह भोजपुर सीट आ गई है बीएचपी, आरा जो कि दोबारा भोजपुर में पड़ता है सीपीआई-एमएल की एक और रिजर्व सीट आ गई हूं, जो कि उसके बाद तरारी में बीजेपी, जगदीशपुर में आरजेडी, शाहपुर में सीपीआई-एमएल, उसके बाद रोहतास आ जाता है, चेन्नारी रिजर्व सीट है, कांग्रेस सासाराम रोहतास जेडीयू, कारागार रोहतास जेडीयू, दिनारा रोहतास एलजेपी, नोकाहा आरजेडी, देहरी आरजेडी, काराकात सीपीआई-एमएल, रामगढ़ कैमूर में पड़ता है आरजेडी, मोहनिया रिजर्व सीट है कैमूर के अंदर बीजेपी, भभुआ कैमूर बीजेपी, चैनपुर कैमूर में पड़ता है दोबारा आईएनसी, बहरामपुर बक्सर में आ गया आरजेडी, और फिर दुमराव बक्सर में पड़ता है सीपीआई-एमएल, और राजपुर रिजर्व्ड है, बक्सर जेडीयू। तो ये आप देखिए, ये 1 2 3 4 ये 4 जिलों की ये जो मैंने सीटें पढ़ी हैं, आप उसमें देखिए साफ दिख रहा है प्रेम शुक्ला जी कि बीजेपी आपकी पार्टी ने अपनी सीटें बचाई हुई, लेकिन आपके जो साथी हैं सुशासन बाबू ने जो कमेंट मारा था ना कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे लग रहा है वो डेस्परेशन वाला कमेंट ना हो जाए, अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी सीप इन कर रही है, जिसे मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना कि घुसने की कोशिश कर रही है, मुझे तो लग रहा है घुस ना गई हो कहीं। प्रेम शुक्ला जी देखिए घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, हम आसानी से सरकार बनाएंगे, और नीतीश कुमार जी चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये नौकरियों का मुद्दा है, जो है प्रवासियों का मुद्दा है, इन मुद्दों पर बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन सत्य ये है कि भाई प्रवासियों को प्रवास पर जाना किसके कारण पड़ा, तो ये सबको पता है कि पलायन किसके कार्यकाल में हुआ, और प्रवासी जब लौट कर आए तो कहां से लौट कर आए, वो कांग्रेस शासित राज्यों से लौट कर आए, और उन कांग्रेस शासित राज्यों के साथ ही गठबंधन है, कांग्रेस के साथ सबसे अधिक प्रवासी आए एलजेपी एनडीए के साथ नहीं है, बिहार में एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे में जो है आपको इस बात का मलाल है कि एलजेपी ने एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ा इन चुनावों में? मुझे अच्छी तरह से पता है। देखिए ये जो है राजनीति है, अब एलजेपी को जितनी सीटें चाहिए थी एनडीए में उतनी सीटें उनको नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, उनका अपना परिणाम, उनको अपना परफॉर्मेंस क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमें तो ये चिंता भी तो बढ़ा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी और जेडीयू की चिंता बढ़ा रहा है। सामाजिक समीकरण बहुत बेहतरीन था, और इसके सामाजिक समीकरण के समर्थन में जनादेश प्राप्त होगा। नहीं, जनादेश अगर एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो वो तो ये कह रहा है ना कि जेडीयू को बहुत नुकसान एलजेपी कर रहा है, सबसे ज्यादा। सतीश प्रकाश भी है हमारे साथ, सतीश प्रकाश जी आप देख रहे हैं, सतीश प्रकाश जी देख रहे हैं, एलजेपी जो है सिर्फ ये जो है, प्रेम जी जरा प्रेम से जा रहा हूं सतीश प्रकाश के पास, सबकी आवाज सुनते हुए। सतीश जी 0 ही कहते हैं, सतीश जी राजनीति के गणित में कई बार जो सतीश जी सुन रहे हैं, सूत्र परिवर्तित होता है। बीजेपी को नुकसान नहीं, चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा दिया, डैमेज किया। मुझे तो लग रहा है चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान थे कि कभी वोट ले गए वो आरजेडी के, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। सही कहा, आरजेडी का हनुमान थे वो असली में हनुमान किसके ऐसा है बिहार मुझे तो लग रहा है आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए बिहार को एक सेकंड उनके पास फिर आ रहा हूं। नहीं बिहार में रामलीला नहीं चलती कि कौन हनुमान है कौन रावण है। बिहार जो है भगवान बुद्ध की धरती है, और उसका बड़ा इतिहास, बड़ा जो उसका गौरवशाली इतिहास है। देखिए बीजेपी ने 2020 का इलेक्शन नहीं लड़ा, बीजेपी कहीं ना कहीं 2025 की तैयारी है। उनने बड़ी चालाकी के साथ बिहार की राजनीति से कहीं ना कहीं नीतीश को बड़ी चालाकी के साथ अलग कर दिया,
वो देखिए कहीं ना कहीं खेल था। और आप ये मैं बता दूं कि 10 तारीख को जब ये रिजल्ट आएंगे, और मैंने आपके चैनल पे तब भी कहा था जब महाराष्ट्र के रिजल्ट आ रहे थे 11 बजे के आसपास, आज मैं फिर ये कह रहा हूं कि 10 तारीख को 11 बजे के आसपास नीतीश जी बीजेपी छोड़ करके कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? किसी मीडिया ने क्या बात कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी जरा बोलिए। अरे प्रेम कुमार जी, अरे प्रेम कुमार जी, राहुल लाल, प्रेम कुमार क्या बोल गए? देखिए एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। फिर ऐश्वर्य जी, चालाकी के साथ बीजेपी ने नीतीश जी को, ऐश्वर्य जी राजनीति के विश्लेषण में प्रेम कुमार लाल भुजक्कड़ी के भी अवसर होते हैं, और कोई लाल भुजक्कड़ी का अवसर जो है उसका सदुपयोग जो है हमारे सतीश भाई कर ले रहे हैं। अमित शाह का एक भी दौरा नहीं हुआ बिहार में, एक भी दौरा नहीं। अरे उनकी तबीयत खराब थी, आपको पता है, कोरोना से निकले। कोरोना सबको हो रहा है। बिहार में नहीं हुआ। आर के सिन्हा पूर्व सांसद जुड़ रहे, पूर्व सांसद जुड़ रहे। आर के सिन्हा, आर के सिन्हा जी, बीजेपी ने तो अपनी पकड़ बनाई हुई है, लेकिन जेडीयू की पकड़ ढीली हो रही है और आरजेडी कहीं ना कहीं इसका फायदा देती हुई आ रही है। आर के सिन्हा साहब, आप जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जी, इसमें थोड़ा सुधार होगा, क्योंकि इस बार नौजवान बहुत खुलकर तेजस्वी के साथ आए थे और वो बढ़ चढ़ के उन्होंने आपके एग्जिट पोल में भी अपने मंतव्य व्यक्त भी किए, जबकि एनडीए के, बीजेपी के, जेडीयू के जो वोटर हैं, खास करके जो मैच्योर वोटर हैं और महिलाएं हैं, वो अपना वोट देके चली गई हैं। तो आप जो दिखा रहे हैं कि 37% और 40%, ये शायद उतना सही नहीं दिख रहा है। और कांटे के मुकाबले में भी मैं ये कहूंगा कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी। तो आपको नहीं लगता सिन्हा साहब कि इस बार बदलाव हो रहा है? आप अभी भी मान रहे हैं कि एनडीए, एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ही आएगी? मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ जी। मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से और एक 50 साल पुराना पत्रकार होने की हैसियत से, दोनों ही, मैं 1967 से 1967 से बिहार के चुनाव देखता रहा हूँ, तो मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी कुछ होती हैं कई बार। तो क्या फैक्टर्स काम किए? कुछ लोग ज्यादा वोकल होते हैं, कुछ कम वोकल होते हैं, कुछ लोग वोट ट्रांसफर करवाने में सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो कई चीजें, कई फैक्टर्स काम करती हैं। इस बार के चुनाव में मैं बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद। सिन्हा साहब, थोड़ा सा आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ना सिन्हा साहब, आप जैसा कि बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी इससे इतर है, जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे आए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, एक व्यापक तस्वीर बताइए कि क्या फैक्टर्स एनडीए के पक्ष में काम कर रहे हैं? देखिए, एनडीए के पक्ष में जो एनडीए ने सबसे बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है वो नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज के दिन जो अदम्य विश्वास है जनता का, नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं विदेश नीति में, रक्षा में, और कोरोना को जिस तरह से कंटेन किया है जी सिन्हा साहब, अन्य देशों के मुकाबले में। आर के सिन्हा साहब, लेकिन आप पूर्व सांसद है, मैं जानता हूं बीजेपी की तरफ आपका रुझान और आपका जो सपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि ये जो लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, नीतीश कुमार ने जो आखिरी में कमेंट किया था ना सिन्हा साहब कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, वो जो इमोशनल कमेंट था, बिहार की जनता ये पॉलिटिकल रीडिंग में बहुत तेज होती है सिन्हा साहब, आप जानते हैं, वहीं के बहुत तेज होती है, वो रीड कर गई है कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन का साइन तो नहीं है कहीं ये। सिन्हा साहब, आखिरी सवाल आपसे। नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। तेजस्वी को भी मेरा आशीर्वाद है
लालू जी हमारे मित्र हैं और बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। तेजस्वी ने भी बहुत ही संयमित ढंग से अपना बैलेंस कर गए सिन्हा साहब, सिन्हा साहब बैलेंस कर गए, आप बैलेंस कर गए सिन्हा साहब, आप बैलेंस कर गए एक पूर्व सांसद की तरह। मैं समझ रहा हूं आप वरिष्ठ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मगध के जरा मैं पढ़ लूं। मगध में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और अरवाल के निधि, गुरुआ से आरजेडी आगे, शेरघाटी से आरजेडी आगे, इमामगंज से रिजर्व है। निधि पढ़ रही है, बोलिए। बाराचट्टी से हम पार्टी आगे, मतलब मगध का जो रीजन है उसमें भी आरजेडी लीड करती हुई, गया टाउन से बीजेपी, बोधगया से आरजेडी, तिकारी से एलजेपी, बेलागंज से आरजेडी, अत्री से जेडीयू, वजीरगंज से आरजेडी, जहानाबाद से आरजेडी, घोसी से सीपीआईएमएल और मखदुमपुर से आरजेडी, गोह से आरजेडी, ओबरा से आरजेडी, नबीनगर से आरजेडी और कुतुंबा से जो कि शेड्यूल का एससी सीट है उससे हम, औरंगाबाद से कांग्रेस, रफीगंज से आरजेडी, रजौली से आरजेडी, हिसुआ से बीजेपी, नवादा से आरजेडी, गोविंदपुर से आरजेडी, वरसालीगंज से बीजेपी, अरवल से सीपीआईएमएल और कुर्था से आरजेडी आगे। तो ये पूरा मगध रीजन है जो मैंने आपको बताया। आरजेडी दिख रहा है, आरजेडी। हाँ बोलिए राहुल लाल, बहुत देर से चुप है आप, बोलिए। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे जीतन राम मांझी भी अपना प्रभाव रखते हैं। अभी लोग कह रहे थे कि जीतन राम मांझी का प्रभाव कहाँ गया। देखिए, जीतन राम मांझी के पास कुछ था ही नहीं, वो इधर से उधर घूम रहे थे। वो पहली चीज। दूसरी चीज की जो ऐश्वर्य साहब आपने बड़ी बात कही कि वो हनुमान निकले किसके, तो वो हनुमान वो मोदी जी के तो निकले नहीं, वो हनुमान तो निकल गए तेजस्वी के। तो ये एक बहुत बड़ा सा बदलाव है। आरजेडी के निकले क्या? बिल्कुल, वो तो आरजेडी के हनुमान। देखिए बीजेपी, भाई एलजेपी के नेता भी हैं सर्राफ साहब, आरजेडी की बात, एलजेपी के नेता है सर्राफ साहब, वो देंगे जवाब। दीजिए सर्राफ साहब, मैं जानता हूं आपके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट इलेक्शन रहा होगा। सर्राफ साहब, बड़े पासवान साहब नहीं रहे, अब तो आप उनकी तबीयत खराब थी। सवाल तो पूछने दीजिए राहुल साहब। आपके लिए ये एक डिफिकल्ट इलेक्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चिराग का अपने आप में पहला इलेक्शन था, पहला इलेक्शन अपने आप में। उनके पिताजी रामविलास पासवान नहीं रहे, उसका उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिला, ये एक रियलिटी है। लेकिन किस तरह से उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया और आरजेडी को फायदा पहुंचाया, ये बीजेपी को भी मालूम है सर्राफ साहब, और अब तो पूरा भारत देख रहा है। सर्राफ साहब बताइए। देखिए हमने पहले ही एनडीए में जब बातचीत स्टार्ट हो गई थी उसी वक्त बोला था कि जेडीयू का इनकम्बेंसी फैक्टर है, उनके पास ग्राउंड जीरो पर बहुत डिफिकल्टीज है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भाजपा के सीनियर लीडर जो जेडीयू का बी टीम हम कहते हैं, उन लोगों की वजह से गठबंधन हो गया, जिसकी वजह से आज ये नुकसान दिख रहा है। ये तो देखिए, लेकिन जवाब दीजिए ना। आज भी कह रहा हूं, और जो आप परसेंटेज की बात, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहां पर हनुमान की बात है, हमारा हर एक कार्यकर्ता, सराफा जी आपके हमारा हर एक कार्यकर्ता जहां पर था। सबसे पहले चीज राहुल जी बोलिए, मतलब आप तो मानकर चल रहे थे कि शुरू से नीतीश कुमार का विकल्प है, तो हाथ तो खड़े कर दिए क्या सरा साहब? एक सवाल ले सकते हैं सराफ जी कि क्या बीजेपी एलजेपी सरकार बनने जा रही है? आपका तो यही नारा था, क्या बोल रहे हैं अभी? हमारी अपनी पार्टी है, पूछे सवाल जवाब दीजिए। जेडीयू पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वैसे ही एलजेपी भी पार्टी है। जैसे वहां पर सब पार्टी है, वैसे हमारी भी अपनी पार्टी है। हमको भी अपना हक बनता है अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ने का। वो भी आपको पूरा हक बनता है, लेकिन एक सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। रामविलास पासवान जी नहीं रहे बिहार के सत्ता में 15 साल तक लगातार, उसके साथ जदयू के साथ बीजेपी भी शामिल रही। आप बीजेपी को बिल्कुल पाक साफ करते रहे, जदयू के ऊपर केवल हमला करते रहे। तो ये क्यों ना समझा जाए कि आप पर्दे के पीछे से बीजेपी के बी टीम बन के ये सारा काम कर रहे थे? यही सवाल तो पूरा देश और पूरा बिहार पूछना चाह रहा है आपसे। जवाब दीजिए सर्राफ साहब। सर जवाब दे रहे हैं। अरे ये देखिए, जैसे बीजेपी पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, जेडीयू पार्टी है, उसी तरीके से लोजपा भी अपनी पार्टी है। लोजपा को भी अपने 136 कैंडिडेट्स हमने खड़े किए। हाँ, हम लोगों का अलायंस दिल्ली में है, इसलिए हमने भाजपा के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं खड़े किए? यही सवाल तो पूछा जा रहा है। अरे मेरी बात तो कहने दीजिए ना, मेरे को पूरा सवाल करने, पूरा जवाब लेने दीजिए। जवाब तो ले लीजिए ना पूरा। तो उसी तरीके से जैसे सब पार्टियां, वैसे हमारी अपनी पार्टी है। हाँ,
हमने जिस तरीके से हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी के टाइम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, हॉस्पिटल में उनको ठीक करने के लिए बड़ी कोशिशें की, तो उस हिसाब से और हमारा जो गठबंधन दिल्ली में है एनडीए का, उस हिसाब से हमने हर वक्त कहा है चिराग जी ने कि मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं। हनुमान तो है, किसके हनुमान है सर्राफ साहब? हमारी लड़ाई जेडीयू के साथ थी। अरे हनुमान किसके है? मुझे तो चिराग आरजेडी की मदद करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी एलजेपी अमलेंदु बोल रहे हैं, अमलेंदु कुछ बोल रहे हैं, बोलिए अमलेंदु, पूछिए। सरदार जी आरजेडी की क्यों मदद करेंगे? नहीं सरदार जी, हमें ये बताइए कि आप बिहार की सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होंगे कि आरजेडी के साथ? जवाब दीजिए सर्राफ साहब। अब बताइए इस सवाल का जवाब। भाजपा, हम बीजेपी के साथ, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, बीजेपी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। आप देखिए, तो बीजेपी भी नहीं मान रही है, ये तो बीजेपी भी नहीं मान रही है कि उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। लोजपा बीजेपी नहीं मान रही है उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। 15 से 20 सीटें ला रही है और 10% से ज्यादा वोट ले रहे हैं। आप 100 सीटें लेके आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप 15 से 20 नहीं, आप 100 सीटें लेके आ रहे हैं राहुल भाई। लेकिन आप बीजेपी की सरकार में शामिल होंगे, आरजेडी की सरकार में? अगर बीजेपी के ज्यादा नंबर आ गए तो लोजपा शामिल होगी एनडीए में, तो नीतीश कुमार उस सरकार में होंगे? ये भी तो सवाल पूछिए। अगर बीजेपी के ज्यादा नंबर आ गए 10 नवंबर को तो क्या लोजपा शामिल होगी? क्योंकि उनके हनुमान जी तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उनके हनुमान जी तो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, जेडीयू के साथ नहीं। एनडीए के साथ हम बीजेपी के साथ है, उसमें कोई शक ही नहीं है। आप बीजेपी के साथ है तो जरा बता देते हैं एक और निधि, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया का जरा बता दे सर्राफ साहब। आपको भी जरा सुनिए सर्राफ साहब, अब सुनिए, जरूरी है। गुरुआ से, जी हाँ, मगध का तो हो गया, मैं मुंगेर का बता दूं। तारापुर से आरजेडी, मुंगेर से आरजेडी, जमलपुर से आईएनसी कांग्रेस, शेखपुरा से जेडीयू, बरबीघा से कांग्रेस, सिकंदरा रिजर्व सीट आईएनसी, जमुई बीजेपी, जमुई से सांसद कौन है सर्राफ साहब? बीजेपी, झाझा जमुई आरजेडी, चकाई जमुई इंडिपेंडेंट, चेरिया बेरियारपुर बेगूसराय आरजेडी, बछवाड़ा बेगूसराय बीजेपी, तेगरा सीपीआईएमएल, मैथानी जी हाँ जेडीयू, साहिबपुर कमाल बेगूसराय में पड़ता है आरजेडी है, बेगूसराय से कांग्रेस, बकरी रिजर्व सीट है, ये बेगूसराय में पड़ती है सीपीआई, और फिर लखीसराय में पड़ता है सूर्याग्रह, यहां से आरजेडी, लखीसराय से बीजेपी, अलौली से रिजर्व सीट है, ये खगड़िया में पड़ती है यादव जी, और यहां से आरजेडी बताया जा रहा है आगे खगड़िया सीट से कांग्रेस, बेलदौर से खगड़िया जेडीयू, परबता से आरजेडी। अरे सर्राफ साहब, आपके गढ़ से, आपके अध्यक्ष, आपके नेता, आपके सांसद के गढ़ से चिराग को मैंने अभी मैसेज किया है, अगर फ्री है तो आएंगे, बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा चिराग को, क्योंकि जरा ये बताना पड़ेगा सर्राफ साहब कि जमुई से राहुल भाई ये एग्जिट पोल है, हार रहे नहीं है ये, हाँ एग्जिट पोल है, नहीं है एग्जैक्ट। 10 को देखिए, मैं ये समझना चाह रहा हूं सर्राफ साहब, बिल्कुल सर्राफ साहब देखिए, ये बिल्कुल एग्जिट पोल है। प्रदीप भंडारी जन की बात लाए हैं, ज्यादातर सही होता है, जैसा आपने कहा हम हर बार सटीक देते हैं, पिछली बार भी दिया था। मैं आपकी बात समझता हूं, आपका जो काउंटर है सर्राफ साहब से बात सुन लीजिए, आपका जो काउंटर है लाइव टेलीविजन पे रिपब्लिक पे कि ये फाइनल नंबर नहीं है, लेकिन हाजीपुर सीट हम जीत लेकिन इस तरह की सोच भी सर्राफ साहब, चिराग के गढ़ से अगर हारिएगा तो सवाल नहीं उठेगा, सवाल तो उठेगा ना जी। चिराग के गढ़ से ना हार रहे हैं आप, जमुई क्या है, चिराग ना खड़े हुए थे वहां से। मैं प्रदीप भाई आपसे ये कहना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपकी और मेरी बहस हो गई थी हाजीपुर सीट पर, याद है मुझे, हाजीपुर जीत रहे थे, याद है हाजीपुर हार रहे। आप देखिए एग्जिट और एग्जैक्ट में बहुत फर्क है। उस वक्त आपने हाजीपुर को हारने की मुंगेर गढ़ है, ऐश्वर्या जो सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सीटें कितनी आती है और परसेंटेज कितनी बढ़ेगी। राहुल लाल बोल रहे हैं, उसके बाद नीति जा रही है। राहुल लाल बोलिए। ये सवालों से बच रहा हूं यादव जी, इनका जनाधार पूरी तरह से खो चुका है। ये जिस तरह से अलग अलग चीजें, कभी इनका स्टैंड क्लियर नहीं रहा, ये कभी किसी के हनुमान बन रहे थे, काम किसी और का कर रहे थे। इस पूरे कारण से एनडीए की फिजिक्स तो अच्छी दिख रही थी, लेकिन उस पूरे एनडीए का केमिस्ट्री बिगाड़ने का काम इन्होंने किया है।
जबकि महागठबंधन का उस कारण से फिजिक्स भी अच्छा रहा और केमिस्ट्री भी अच्छा रहा। केमिस्ट्री बिगाड़ने का काम एलजेपी ने किया है। राहुल, यही बात को लेकर मैं जाती हूँ, रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ गए। रतन शारदा, एनडीए का जो काम है वो दरअसल सबसे ज्यादा नुकसान एलजेपी ने किया है बिहार चुनावों में। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं जो दूसरी पार्टी है वो बीजेपी है, पहली पार्टी आरजेडी के रूप में सामने आ रही है। रतन शारदा, देखिए, एलजेपी बहुत एम्बिशियस हो गई थी। उसको लगा कि अब यंग नई जनरेशन का आ रहा है। 3-4 ऐसे उम्मीदवार है जो खुद को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बता रहे थे, उसमें से चिराग भी एक थे। उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा अपना अनुमान लगाया, उसमें खुद का नुकसान तो करेंगे। मैं पिछले चैनल में कह चुका हूँ कि जितनी उम्मीद है उनका इतना सफलता मिलेगी नहीं। तो इन्होंने कुछ तो नीतीश कुमार जी का नुकसान किया ही। नहीं शारदा जी, जितनी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जहां से वो सांसद है वो हार रहे हैं नीतीश। शारदा जी बिल्कुल नहीं, जहां से वो सांसद हैं जमुई से, सर्राफ साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर गलत है, प्रदीप के नंबर गलत है, लेकिन अगर आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, क्या होता है राजनीति में अपनी ताकत से ज्यादा छलांग मारने जाओ, सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, इनको ध्यान में आना चाहिए था कि इमोशन के ऊपर। अमलेंदु आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, अमलेंदु और रतन शारदा, अमलेंदु पूछना चाहते हैं। अब कहां से जीते? अमलेंदु दूसरी बात, नीतीश जी का जो नेगेटिव एक एटीट्यूड रहा रेजिग्नेशन, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ने एलजेपी को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? कि ये फाइनल नहीं है, अति महत्वाकांक्षी होना राजनीति में कोई बुरी बात नहीं है, सब होते हैं। इतना बराबरी का पार्टी भी कभी दो सांसदों की पार्टी हुआ करती थी और सीटों पे लड़ती थी 540 पे। कह नहीं सकते, सवाल ये नहीं है। आप शारदा जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, शारदा जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अमलेंदु का आपसे एक सवाल है, बहुजन समाज पार्टी, अमलेंदु का आपसे सवाल है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 विधायक जीतती थी और सब सीटों पर चुनाव लड़ती थी। तो ये कहना कि साहब उनकी हैसियत नहीं थी, ये हैसियत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो आपका अनुमान था आपने उसको मनाने की कोशिश क्यों नहीं? ऐसा हैसियत बात मत करिए, नहीं, गलत शब्द मत उपयोग करिए। हर पार्टी को अपने ताकत बढ़ाने का बिल्कुल हक है। आपने अति महत्वाकांक्षी कहा ना, पहले पार्टी अभी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके लिए संगठन के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। आप जो बात करते हैं संगठन में उपस्थिति होगी। चिराग पासवान अलग हुए, रतन शारदा बात सही कह रहे हैं। जब चिराग पासवान अलग हुए तो वो इसी अति आत्मविश्वास के साथ अलग हुए थे कि मैं नीतीश कुमार के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट उतारूंगा। कर ही नहीं रहा हूं, हर आदमी का एम्बिशन होने का हक है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में वो नुकसान जो आकलन किया जा रहा था वो दिख रहा है। प्रेम कुमार यादव जी, प्रेम कुमार और यादव जी, प्रेम कुमार और यादव जी, प्रेम कुमार और यादव जी, बोलिए। पूरी बहस में एक बात साफ आ रही है क्या कि एनडीए के ही खेमे में बात कर रहे हैं कि कौन किस वजह से नुकसान हुआ, यही हमारी बात हो रही है। और दूसरी बात है, ये जो एग्जिट पोल है काफी स्पष्ट है कि 117 एनडीए के लिए मैक्सिमम है और वो 20 सीट जो है जो कम वाले हैं उसको माइनस कर। आपने जैसे ही बोला ना, जो आपके नेम सेक है वहां प्रेम शुक्ला जी, सो प्रेम कुमार और प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए फिर प्रेम शुक्ला जी। 118 महागठबंधन के लिए मिनिमम है और एनडीए के लिए 117 मैक्सिमम है। तो ये अगर मैक्सिमम बना लेती है तो एनडीए को सरकार नहीं बनने जा रही है। कुमार जी और उनका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अति लोकप्रिय है। जिन लोगों को जंगल राज नहीं चाहिए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी चमत्कार और नहीं चला के साथ खड़े हैं। आप जो चुनाव परिणाम उसको आ जाने दीजिए। एक एक करके राहुल जी एक एक करके आ रहा हूं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव की बड़ी जो है डिमांड है लोगों में। अरे भाई 10 लाख लोग जान रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां सरकारी दी ही नहीं। अभिषेक यादव प्रेम शुक्ला, अभिषेक यादव प्रेम शुक्ला, अभिषेक यादव प्रेम शुक्ला। 19 लाख रोजगार निश्चित तौर पर सृजित किया जा सकता है। ऐसे में स्पष्टता के साथ बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर अत्यंत परिपक्व है और सामाजिक समीकरण पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। आप ये पाएंगे कि चुनाव परिणाम जब आएंगे तो जिस तरह से आपका जब किसी प्रकार के एग्जिट पोल में जब इतना एक दूसरे से जो है लगा हुआ एकदम से कट फाइट चल रही है। ऐसे में जिनका व्यक्तित्व बेहतर है, जिनका कृतित्व बेहतर है, जिनकी नीतियां बेहतर है, जो विकास के मार्ग पर है। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप ही की बात को बात। प्रेम शुक्ला जी और एक बार प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड एक एक करके बोलिए। प्रेम शुक्ला एक मिनट रुक जाइए,
मैं प्रेम शुक्ला की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है एनडीए में, तो जैसा कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि इस बार युवाओं ने जंगल राज को भुलाकर वोट किया। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, प्रेम शुक्ला जी, वो ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जंगल राज की बात पुरानी हो गई। और तेजस्वी यादव तो कहते थे कि मैं तो माता पिता की तस्वीर भी पोस्टर में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि युवा को पता है कि उसका भविष्य लगाई भी नहीं उन्होंने। जबकि युवा भली भांति जानता है कि जंगल राज में उसका भविष्य नहीं है, जंगल राज में पलायन है, जंगल राज में अपहरण है, जंगल राज में हत्याएं हैं, जंगल राज और मंगल राज में विकास है, मंगल राज में रोजगार है, मंगल राज में संसाधन का निर्माण है। अवनीश अवस्थी और राहुल लाल, अवनीश अवस्थी और राहुल लाल, सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है। प्रदीप भंडारी आ गए वापस, प्रदीप भंडारी वापस आ गए। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, राहुल लाल आ रहे हैं, अब भंडारी से पूछेंगे। मैं जानता हूँ भंडारी और जानकारी लेके आया, बोला भंडारी, बता रहा हूँ आपको बात। दोस्तों आप बोलो, तो हमारे पास 6 बजे तक के नंबर्स आ चुके हैं। हाँ, हमारे पास 6 बजे तक के नंबर्स आ चुके हैं। 6 बजे तक ऐश्वर्या 6 बजे तक के हमारे पास नंबर आ चुके हैं। पिछले नंबर 4.5 तक थे। इस नंबर के अंदर जो आउटर रेंज है, उस 2 सीटों का परिवर्तन हो रहा है। एक सीट वीआईपी जीत रही है, जिस सीट का नाम है सुगौली। ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी क्योंकि वीआईपी उसके साथ में थी। और दूसरी एक सीट हम जीत रही है, और ये हम की जो सीट है उसका नाम है बरचट्टी सीट जो है वो हम जीत रही है। तो ये जो रेंज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रेंज में 2 सीटों का परिवर्तन हो रहा है, और ये 2 सीटों का परिवर्तन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये इस वक्त एनडीए की जो खाता है वो 91 से 119 है, और महागठबंधन 116 से 138 है। दानिश जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। दानिश जी, दानिश जी, आप क्या आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे हिसाब से हम की एक सीट आ रही है। दानिश जी, काफी सीट्स पे कंटेस्ट किया था, पर एक शॉर्ट सीट जो है अभी हमारी उसमें देखने को हमको दिख रही है, बरचट्टी जो है, जो गया जिला के अंदर आती है, और एससी सीट है। तो ये 6 बजे तक की पोलिंग में आउट आप कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को दानिश जी? देखिए प्रदीप भाई, आज सबसे बड़ी बात मुझे इस चैनल पे अर्णव सर की कमी खल रही है। एग्जिट पोल का मतलब ही अर्णव गोस्वामी, मुझे भी बहुत खल रही है, और ये पोल मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूं दानिश भाई, कि उनकी कमी आज पूरी तरीके से खल रही है। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन अर्णव गोस्वामी जी का जो तेवर है वो आज रिपब्लिक पे हमें नहीं दिख रहा है। मेरे जैसे मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं वो आज इस चीज को मिस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे लिए दुख की घड़ी है कि आज सबसे चहेते एंकर टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। रही बात क्षेत्रों की, मुझे लगता है प्रदीप भाई कि कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। आपके जो करेक्शंस हुए हैं, जैसे कई एक सीट आपने दिखाई है, दानापुर दिखाया, शाहपुर दिखाया, जैसे दानापुर से आपने दिखाया जेडीयू वहां कुछ इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है। पता नहीं कैसे आप दिखा रहे कि वहां से जेडीयू जीत रहा है। वैसे ही आपने दिखा शाहपुर से सीपीआईएम, शाहपुर में सीपीआईएम इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है। तो पता नहीं कैसे कौन सा सर्वे है। कि एक चीज बहुत साफ है, बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए के साथ इंटैक्ट है। बिहार की जनता को पता है कि लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार या उनकी पार्टी का शासन आएगा तो सूबे में क्या होगा। आपने देखा है कि महाराष्ट्र की गलती ने सर एक मिनट सर, महाराष्ट्र की जनता ने एक प्रदीप भंडारी जन की बात के नंबर गलत है। आप देख लीजिए दानिश जी, आप कह रहे हैं नंबर गलत है, आपसे बात करना चाहते हैं। ये आरजेडी वाले बैठे हैं यहाँ, प्रदीप, ये आरजेडी वाले अभिषेक यादव यहाँ बैठे हैं। ये जरा दानिश रिजवान से बात करेंगे, बात करिए। पहले आप आरजेडी के तरफ थे और भाजपा वाले और एनडीए को कोस रहे थे। चलो आज आपके नेता मोबाइल पार्टी बन के उधर चले गए, आज आप उनका गुणगान गा रहे हैं। कोई बात नहीं दानिश जी, ये राजनीति है, कोई भी कहीं जा सकता है। हाँ, हमारे साथ भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इतना ये वो न करिए। देखिए ठीक है, कल तक नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहते थे, आज उनके खिलाफ खड़े हैं। आप यही मोबाइल बंद करके आप इधर से उधर भाग जाते हैं। कल तक आपको नीतीश कुमार जी न्याय पुरुष दिखाई देते थे, और आज आपको लगता है कि शासन बाबू है। बिहार की जनता, ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपको कैसा लगेगा? चोर दरवाजे से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के गोद में देने का काम किया, तो बिहार की एक जनता ने उनको सबक सिखाया है। दानिश जी, आपका इज्जत करते हैं, आप हमारे मित्र हैं। मैं लोकसभा चुनाव में ये सबक क्यों नहीं सिखाया था?
लोकसभा चुनाव में भी ये सबक सिखा देती ना। बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में भी ये सबक तो सबसे पहले लोकसभा में सिखाना चाहिए था। अगर जनता ने सबक सिखाया था तो पहला चुनाव लोकसभा का हुआ था। यार राहुल लाल पूछ रहे, राहुल लाल पूछ रहे अब दानिश से अभिषेक एक मिनट। हाँ पूछिए राहुल लाल, चुनाव क्यों मिला रहे हैं? पूछिए राहुल लाल पूछ रहे। लोकसभा चुनाव में तो आप कहाँ थे? आप ही को पता है आप किस जगह पे थे, अभी आप कहाँ पे हैं? तो देखिए अरे भाई प्रवृत्ति अलग होती है। मेरे को दिख रहा है निधि, विवेक श्रीवास्तव भी है भाई, विवेक श्रीवास्तव भी। एक सेकंड राहुल लाल एक सेकंड निधि, विवेक श्रीवास्तव भी है भाई, मैंने तो ध्यान से मेरा गया नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी सुन रहे हैं? जी के लिए खुशखबरी है सर, आपके लिए तो खुशखबरी है सर, लेफ्ट का रिवाइवल हो गया सर, सीट जीत रहा है सर, बिल्कुल खुशखबरी है। मैं इतनी बार सीट जीत रहा है, कहता था आप लोगों को, अब नहीं बोल सकते हम आपको कि सीट खत्म होने वाला नहीं है, वापस आएगा। पर कन्हैया आ रहा है सर। विवेक जी बोलिए। प्रदीप पूछ रहे, फिर जाना है। ज्यादा गहन है, इतनी गहन विचारधारा है। और जहां तक प्रदीप का सवाल है, प्रदीप का जो प्रेडिक्शन है वो नॉर्मली गलत नहीं होता है। पिछले 3-4 चुनावों से मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पे रहता है ना सर। प्रदीप बात करेंगे। आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग मेनी टाइम्स। तो ये हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन एक बात है कि लेफ्ट का रिवाइवल है, लेफ्ट विल बी द किंग मेकर। आप वेट एंड वॉच करिए। बिहार के अंदर भी और पहले भी, जैसे हरकिशन सिंह सुरजीत को चाणक्य ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता था, तीसरे मोदी की सरकार बनती थी। और बिहार में आप देखेंगे एक सेक्युलर सरकार बनेगी लेफ्ट के कारण, और फिर हम दिल्ली में भी सरकार बनवाएंगे। विवेक जी, और ये विवेक जी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे आप घनिष्ठ मित्र हैं, जी आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, पर आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप खुश एक इस बात पे आप खुश हो जाएंगे कि आपको सीटें मिल रही हैं, पर इस बात पे भी आप दुखी हो जाइए कि कन्हैया कुमार आपको वो सीटें नहीं लाके दे रहा है। तो आपने जो कहा था कन्हैया फैक्टर है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, आपको समझना होगा। आप दिल्ली से नहीं, कोई बात क्यों विवेक श्रीवास्तव, हाँ निधि बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। प्रदीप, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप ही की बात को आगे, CPI-ML का RJD महागठबंधन में आना भी ये चुनाव के लहजे से एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पूरा पैनल यहाँ कहीं मत जाइएगा। प्रदीप भंडारी सबसे तेज और सबसे सटीक नंबर लेके आते हैं। अब निशेष जी कहीं मत जाइएगा, सर्राफ साहब, राहुल, प्रेम कुमार और सब है यहाँ पर। वापस आएंगे निधि और प्रदीप एक छोटी सी ब्रेक के बाद।